हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। बस बढ़िया, मैं कैसा हूँ? शानदार। कैसे हैं हम लोग? हाउ आर यू? फाइन। पहले थ्योरी या डिस्कशन? पहले डिस्कशन करते हैं हम लोग। डिस्कशन, ठीक है। तो ये शुरू करते हैं डिस्कशन से। आई होप आपका डाउट नहीं आया होगा, फिर भी शायद एक या दो डाउट आए होंगे। इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, एनी डाउट? नंबर 1, 2, 3, 4, 5, नंबर 6, 7, नंबर 8, 7th का सी, 7th का सी। 7th के सी में स्टार्टिंग विथ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, वो वीक फील्ड लिगेंड है। weak field coordination में 6 होता है sp3d2 because ये d7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, that's why। नंबर 8, 9th, 10th, नंबर 8 आयुष। मैंने क्लास में लिखा था कि कौन ऐसा है, कौन सा ऐसा सल्फेट है जो कि ना साइमल्टेनियसली दोनों चीज प्रोड्यूस करता है, SO2 and SO3। फ्रांसिस ग्रीन विट्रियल, Fe4.7H2। क्वेश्चन 9th, 10th, 11th, 12th, 12th, 13th, नहीं 14th, 14th। 14th में व्हाट इज कार्बोनेट सॉल्ट और ग्रीन कलर? तो ग्रीन कलर का कार्बोनेट सॉल्ट एक होता हुआ है ग्रीन विट्रियल, ग्रीन विट्रियल, बट वो कार्बोनेट सॉल्ट नहीं, वो तो सल्फेट सॉल्ट है। तो फिर आपको ना फिर नेक्स्ट है मेलेकाइट ग्रीन, मेलेकाइट। सो मेलेकाइट का फॉर्मूला क्या होता है? COH का होल ट्वाइस डॉट CuCO3, मेलेकाइट ग्रीन। यदि मैंने इसको मान लो हीट किया, बताओ ये क्या प्रोड्यूस करने वाला है? अकॉर्डिंग टू मी ये एनाइट्रस हो जाएगा CO प्लस H2O। और जब मैंने इसको हीट किया तो ये मुझे क्या प्रोड्यूस करेगा? CO प्लस CO2। अब CO का वापस आप हीट कर रहे हो तो अब ये प्लस हो जाएगा इन +1, तो ये बनेगा Cu2O और डी होगा हाफ O2, मतलब ऑक्सीजन लिबरेट हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। मैंने क्लास में लिया था एग्जाम्पल ये, अच्छा लिया था, मेरे को याद नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हो 15th, 15th, 16th, 16th। मैंने कंपाउंड है ऑरेंज रेड इज हीटेड व्हेन देन ग्रीन कलर ऑक्साइड ऑफ B इज फॉर्म्ड, Cr2O3, Cr2O3 एंड इनर्ट गैस। इनर्ट गैस मींस, इनर्ट गैस का मतलब कि सिर्फ और सिर्फ ऐसे इनर्ट हो, जो रिएक्शन पार्टिकल नहीं हो, तो वो कौन है? वो N2, जो इतना इजीली रिएक्शन नहीं है। कंपाउंड कौन होता है? मेरे पास दो ऑप्शन थे, हमें पास एक ऑप्शन है जहां तक मैं जानता हूं, वह है अमोनियम डाइक्रोमेट। तो यस, ए इज अमोनियम डाइक्रोमेट, ये बात कंफर्म है। ठीक है, और इसमें लगा रहा है अभी, ठीक आवाज?
हेलो स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है? यस, ओके, आप क्लियर है? कम आ रही, लो साउंड आ रहा है भाई, क्या बताऊं मैं। अभी आ रहा साउंड? अभी ठीक है? फाइन, या अभी भी लो है? हेलो हेलो हेलो, क्या अभी भी साउंड में प्रॉब्लम आ रही है? भाई और क्या करूं? हेलो 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 हेलो, अभी तो आ रहा है कभी। अभी बोलो, अभी ठीक है? आवाज आ रही है? यस, ठीक है, ठीक है। हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है? आ गया? इको आ रही है? इको? यस सुनो? नहीं। अभी इको? अभी सही है? गुड। चलो आगे बढ़ते हैं जी, फालतू में टाइम खराब हो रहा है। हाँ जी, सो हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे, आपको डाउट है? 16 में कोई डाउट? नहीं। 17 में सबसे पानी निकालेंगे ना? नहीं। क्वेश्चन नंबर 17, 17 में इसमें लिखा हुआ है नॉट विल नॉट बिकम एनहाइड्रस। तो मुझे क्या लगता है, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि हाइड्रेटेड फ्लड सॉल्ट को जब हीट करते हैं तो आपको मिलता है ऑक्साइड, एक को छोड़ के आपको मिलता है ऑक्साइड। क्या हमको ये चीज पढ़ाया था? तो इनमें से कौन एनहाइड्रस नहीं बनेगा? मुझे क्या लगता है कि एनहाइड्रस नहीं बनेगी, बिकॉज ये तो कुछ अलग ही कंपाउंड को फॉर्मेशन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20, 21, 20 में बॉम्बे, 20 का बॉम्बे। ए पूछा गया तो
आप K2CrO4 को आप आग लगाइए तीनों बना सकते हो क्या? आप K2CrO4 को आग लगाइए बना सकते हो क्या? रोहित मीना, आंसर नो, आंसर नो। नेक्स्ट 21, आयुष सिंह 21, C is also obtained, C means Cr2O3, Cr2O3 हम लोग कहाँ से वापस मिलेंगे? तो Cr2O3 किसको आग लगाने से Cr2O3 मिल जाएगा? क्रोमियम है नहीं, क्रोमियम है नहीं, इसको आग लगाने से Cr2O3 का फॉर्मेशन होता है, बिकॉज ऊपर यहाँ लिखा हुआ है। नंबर 22, क्वेश्चन 23, यहाँ पे SO2 होना चाहिए। क्वेश्चन 23 में यहाँ पर क्वेश्चन डी में ऑप्शन SO2 होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट 24, 24, 24 का बी का पी, 24 का बी का पी गिव्स H2O। H2 देगा नहीं देगा, मैं आपको बोला था, अब जो भी है बैलेंसिंग करने के लिए देख लो, बैलेंस करके देख लो, देगा नहीं देगा। तो आप यदि HNO2 को हीट करते हो तो क्या वो H2O देता है? आंसर देता है, देता है। मैंने को बोला था कि आप खुद सर्च करना, पानी में बैलेंस बैलेंस करके देख लेने का। नेक्स्ट 24, एनी डाउट? सुहानी सोनी सबके साथ H2O देगा नहीं देगा, तो अगेन 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 अगेन, या तो आप खुद ना पहले रिएक्शन बैलेंस कर लो, नहीं आप रिएक्शन बैलेंस कर सकते तो आप ये देख लो, ये देख लो। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट नंबर 24, आयुष सिंह हमें H2 खुद चेक करना पड़े होगा। आयुष सिंह बिल्कुल ये सबको चेक करना होगा। आपने क्लास 11th में रिडॉक्स करके एक चैप्टर पढ़ा था, बैलेंसिंग पूरी सीखी आपने, किस तरह से H प्लस OH माइनस में किस तरह से आप रिएक्शन बैलेंस करते थे। सब कुछ मैं क्यों बताऊं, मैं सब कुछ मैं क्यों बताऊं? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 में करेक्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 23 में करेक्शन है, क्या करेक्शन है? हाँ ये SO2 की SO3 जो SO2 लिख देने का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, एनी डाउट? नहीं। 25, 25, 25 का सी का पी, 25 CP 25 CP CP, हाँ 25 के सी में डाउट है, 25 के सी में डाउट है, मेरे को डाउट है। यहाँ पहले बनेगा सोडियम ऑक्सलेट प्लस हाइड्रोजन गैस, सोडियम ऑक्सलेट फर्दर टूटेगा इन सोडियम कार्बोनेट प्लस CO। यहाँ पर जो ऊपर आपको दिया गया वो गलत है, जो आपको सोडियम ऑक्सलेट की हीटिंग दी गई वो गलत है, गलत है। अब आपको कौन से शब्दों में समझाऊं, वो गलत है। ठीक है, तो मैंने आपको जो पढ़ा है वो बिल्कुल सही है, परफेक्ट है, तो आप उसी को फॉलो करेंगे। इसके करस्पॉन्डिंगली अब इसका मतलब आंसर भी गलत दिया गया, 25 का कैलकुलेटर का आंसर गलत दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट, ऐसा क्यों प्रखर? मैंने सारी बुक्स चेक कर ली जिसमें भी इंफॉर्मेशन गिवन थी, उसमें वही आंसर लिखा था जो मैंने आपको क्लास में लिखा है। ठीक है, तो होता है, कभी भी हो जाता है। नेक्स्ट है, यस मैंने क्लास में ये बात बोला था लेकिन लोग सुनते कहां पर? उसमें 25, एनी डाउट? 25, 25, 25, 25, नहीं नहीं नहीं, 26, 25 का ए का टी पोस्ट है, 25 का ए का टी पोस्ट है इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्सिलेशन। तो मुझे क्या लगता है कि मैं इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्सिलेशन का नाम लिया था एंड साफ साफ बोला भी था, साफ साफ बोला था, कहा भी था व्हाट इज इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्सिलेशन, 2 बार एक्सप्लेन किया गया। डन। 26, 26 में कैलामाइन क्या है? व्हाट इज कैलामाइन? ZnCO3। हमने इसको हीट किया, आपको मिलेगा जिंक ऑक्साइड प्लस CO2। अब जिंक ऑक्साइड व्हाइट कंडीशन होता है, कूल कंडीशन में व्हाइट होता है, ये बात हम जानते हैं, क्लास इलस्ट्रेशन। हॉट कंडीशन में येलो होता है, क्लास इलस्ट्रेशन। जिंक ऑक्साइड को फिलोसफर वूल बोलते हैं, मैंने आपको पहले बता चुका हूं ये बात, कि मैंने कोई बात बताया था, हाँ है ना, बोला था। नंबर 4, ये इंफॉर्मेशन बेस्ड है, मैं आपको सॉल्ट में प्रॉपर्ली इसको पढ़ाऊंगा कि जब कोबाल्ट ऑक्साइड की रिएक्शन हम लोग जिंक ऑक्साइड से कराते हैं और आग लगा देते हैं, उस समय आपको मिलता है कोबाल्ट ऑक्साइड डॉट जिंक ऑक्साइड, इसको बोलते हैं रिमांस ग्रे, इसको बोलते हैं रिमांस ग्रे। ठीक है, सो मेरे को लगता है आंसर 4 एंड 5 बोथ आर करेक्ट। इंफॉर्मेशन है,
बिकॉज मैंने आपको अभी तक पढ़ाया नहीं है, मैं आपको जब सॉल्व में पढ़ाऊंगा तो वही बात पता चल जाएगा, सॉल्व में चीज पढ़ाई जाएगी, वापस से पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो। 27, 27 में ये NN2, A इज NN2। अब B क्या है, मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं लिखूँ नेसेंट ऑक्सीजन या B को लिखूँ मैं O2। मेरे पास दोनों ऑप्शन है, आइदर नेसेंट ऑक्सीजन और O2। 27 लॉजिकल, बट पॉइंट है तो यहाँ पर रिएक्शन बैलेंस्ड है। नेसेंट ऑक्सीजन नहीं थी, मान लो आसपास में कोई नहीं, तो खुद ही क्या करेगा, खुद दो नेसेंट ऑक्सीजन मिलकर O2 बन के उड़ जाएंगे। अब यहाँ पर जो लैंग्वेज लिखा हुआ है वो लिखा हुआ कि ना कंपाउंड बी इज पैरामेटिक इन नेचर, ठीक है। तो यदि मान लो मैं इसको लेके चलता हूं तो यस ये पैरामेग्नेटिक है, एब्सोल्युटली करेक्ट। और इसका मैं डैमर बनाऊं तो डैमर बनाऊंगा मतलब O2 बनाऊंगा, और O2 क्या, पैरामेग्नेटिक डायमैग्नेटिक, व्हाट अबाउट O2, पैरा और डाया, डाया, डाया अकॉर्डिंग टू मैं पैरामेग्नेटिक विथ टू अनपेड इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू MOT। इसका मतलब एक स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक है। अब नीचे लिखा बॉन्ड ऑर्डर ऑफ कंपाउंड B is 2, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ कंपाउंड B is 2। इसका मतलब इसने मेंशन कर दिया कंपाउंड B है, नॉट एलिमेंट, नॉट एटम। इसका मतलब जो हमारी थिंकिंग थी यहाँ पे जो नेसेंट ऑक्सीजन काउंट करनी वो गलत है। अब काउंट क्या करना है, O2। तो वापस मैं बिल्कुल से शुरू करता हूँ, जीरो से शुरू करता हूँ। यहाँ हम कंसिडर करेंगे O2। O2 पैरामेटिक है, बिल्कुल यस है, बिकॉज ये दो एम्प्लीटोन है। कैसे डायमर एग्जिस्ट करता है, आंसर क्या, O2 O4 एग्जिस्ट करता है, वो करते नहीं, एग्जिस्ट करता है नहीं, तो कौन सा डायमर है, गलत, गलत। प्रभात अग्रवाल ट्राई तो करना चाहिए, ट्राई तो करना चाहिए, बट हाँ पॉइंट है यहाँ पे कंपाउंड लिखते ही ना, अब समझ में आ गया कि यस वहां पर एसिड ऑक्सीजन नहीं था। व्हाट अबाउट बॉन्ड ऑफ O2, B बॉन्ड आप अच्छे से निकाल सकते हो, व्हाट इज D अब आप अच्छे से निकाल सकते हैं सब चीजें। क्वेश्चन नंबर 28 डायमर O4 श्रीनाथ एग्जिस्ट नहीं करता है, ये एग्जिस्ट नहीं करता। केशव नारायण राठी जी, ये कौन सा चैप्टर चल रहा है, ये चैप्टर चल रहा है ब्लॉक्स, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक। ये चैप्टर चल रहा है हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट चल रहा है। और ये कहां से बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है फ्रॉम S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक एज वेल सॉल्ट एनालिसिस, ये सबसे बिलोंग करता है, सबसे। तो जब से हम लोग वापस से मिले तब से मैं आपको चैप्टर वाइज नहीं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ रिमेनिंग IOC। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, 29 एंड 30। 9 9 9, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जी आज से क्लास शुरू कीजिए। तो आज हम शुरू करेंगे, लो जी एक मिनट से कौन सा चैप्टर चल रहा है, कौन सा चैप्टर चल रहा है, तो वो चैप्टर सुने, हम नया चैप्टर का नाम डालते हैं। और केशव आप लोग चैप्टर का नाम लिखिए, वह सॉल्ट एनालिसिस और क्वालिटेटिव एनालिसिस, हेडिंग डालिएगा। ओके, क्या आपने हेडिंग डाली, क्या हम शुरू कर सकते हैं? ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी एनसीईआरटी में क्या पढ़ना है, अभी कुछ नहीं पढ़ सकते आप, अभी आप कोई भी बुक से कुछ भी नहीं पढ़ सकते हो राइट नाउ, कोई कुछ नहीं कर सकता राइट नाउ। मेरे पास सॉल्ट एनालिसिस की तो कौन सी बुक में गिवन है, कोई बुक में गिवन नहीं है। एनसीईआरटी में सॉल्ट एनालिसिस गिवन नहीं है, बिकॉज वो बोर्ड का थ्योरेटिकल पार्ट नहीं है जो कि आपको बुक फॉर्म में मिले, वो बोर्ड का प्रैक्टिकल पार्ट है जो आपको ना फ्री में मार्क्स मिलते हैं, 30 मार्क्स और 40 मार्क्स जो होते हैं वो फ्री वाला मार्क्स बोर्ड के अंदर, ठीक है। बट यहाँ पर जेमेन जेडवांस में आपको फ्री के मार्क्स नहीं मिलेंगे, यहाँ पर आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, पूरा समझना पड़ेगा। तो क्या आप लोग तैयार है सुनने के लिए? ठीक है, तो व्हाट इज सॉल्ट एनालिसिस, हम लोग वो बात शुरू करते हैं। तो ये चैप्टर की हेडिंग क्या है, इसमें हम लोग क्या पढ़ने जाएंगे,
वो हम शुरू कर रहे हैं। तो ये जो नाम लिखा हुआ है, ये नाम क्या है? सॉल्ट। और सॉल्ट का मतलब, कोई भी सॉल्ट का मतलब बताओ, या फिर सॉल्ट का एग्जाम्पल दो। नमक। सॉल्ट मीन्स नमक, नमक मीन्स फॉर्मूला है NaCl। जहां पर सॉल्ट बोला, सॉल्ट बोलते हैं आपके दिमाग में क्या? नमक, NaCl। मैं आपका पहला फंडा भैया, रॉक सॉल्ट। ठीक है। और बात बोलते तो न्यूट्रलाइजेशन प्रोडक्ट ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है सब, ठीक है, ठीक है, ठीक है। पॉइंट है, सॉल्ट तो बहुत सारे होते हैं, NaCl, KCl, K2SO4, Al2SO4 का होल थ्रेज, कैल्शियम फॉस्फेट वगैरह वगैरह बहुत होते हैं, पोटेशियम साइनाइड वगैरह, बहुत सॉल्ट होते हैं, बहुत सॉल्ट होते हैं। इसलिए उन पर्टिकुलर सॉल्ट का हमें क्या करना है? एनालिसिस करना है। एनालिसिस का मतलब क्या है? मान लीजिए एक बार आप लोग, अब आप लोग तो बेचारे, आप लोग बेचारे मतलब कभी स्कूल गए नहीं इन क्लास 12। जब क्लास 12 आप स्कूल गए नहीं तो आपको पता नहीं कुछ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अगर काश आप स्कूल जाते इन क्लास 11th क्लास 12, तो वहां पे ना कुछ प्रैक्टिकल्स कराया जाता है, पता आपको ये बात? इन क्लास 11 क्लास 12 कुछ प्रैक्टिकल्स कराते हैं। तो वो मैं थोड़ी स्टोरी सुना रहा हूँ, आपने शायद कभी, आप कभी 9th 10th में कभी आप लैब में गए होंगे। कभी आप लैब में गए हो क्लास 10th में? गए हो ना? हाँ, बस बस बस, बढ़िया बढ़िया। और आपने लैब की शक्ल देखी ना, केमिस्ट्री लैब कैसे दिखता है, शक्ल देखी आपने? हाँ, बस वो शक्ल की जरूरत है। हाँ, बस बस, ठीक है। तो अब पॉइंट है कि आ, थोड़ी स्टोरी सुनाता हूँ। मान लीजिए ये कहानी है, जब आप क्लास 10th में थे, आपने केमिस्ट्री लैब देखी है। अब मान लो कि ना कोरोना वायरस ने यदि चाहा कि बहुत जल्दी आपको स्कूल खुल जाए, वो बेटर है। तो जिस आपके मान लो स्कूल खुल गई, तो आप प्रैक्टिकल देने जाओगे वहां पे, तो प्रैक्टिकल देने जाओगे तो वहां पे क्या होगा? वहां पर आपको लैब इंचार्ज आपके हाथ में, जैसे ही आप लैब के अंदर एंटर करोगे, एंटर करते आपके हाथ में पैकेट पकड़ा देगा, लो भाई पैकेट, और बोलेगा पहचान कौन, बोलेगा पहचान कौन। जब आप उसको पैकेट को खोल के देखोगे, तो उस पैकेट को खोल के देखो तो आपको कुछ पाउडर सा विजिबल होगा, लाइक ग्रीन, ब्लू, ब्लैक, येलो, व्हाइट, पता नहीं कौन सा कलर का पाउडर, कुछ ऐसा कुछ गिवन होगा। मान लीजिए आपको एक व्हाइट कलर का पाउडर उस पैकेट में दिया गया है, आपको बोलेगा कि पहचान कौन, पहचान कौन। मतलब वो एक अननोन सॉल्ट है, आपको उसको एनालिसिस करना है कि वो सॉल्ट के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है। तो जहां तक मैं जानता हूं, सॉल्ट का मतलब है न्यूट्रलाइजेशन प्रोडक्ट ऑफ एसिड एंड बेस। जहां तक आपने मुझे सॉल्ट का एक एग्जांपल दिया, एग्जांपल बहुत सारे हैं, बट उसमें से आपको कैसे दिया, तो आपको पहचाना होगा कि वहां पर कटायन कौन है, आपको पहचाना होगा वहां पर एनायन कौन है, आपको पहचाना होगा कि वहां पर कटायन कौन है, आपको पहचाना होगा एनायन कौन है। तो इस पूरे प्रोसेस में बस ये काम करना है, पूरे चैप्टर में ये काम करना है कि अननोन सैंपल आपके हाथ में रहेगा, आपको आइडेंटिफाई करना है उसमें कटायन कौन सा है, एनायन कौन सा है, इज नोन एज सॉल्ट एनालिसिस। तो राइट नाउ हमें यहाँ पे उस पर्टिकुलर अननोन सॉल्ट जो आपके हाथ में आएगा, उसकी एनालिसिस करनी है। और एनालिसिस भी कैसे करनी है, करने का तरीका क्या होगा? आप यहाँ पे उससे क्वालिटी चेक करनी है, ना कि उससे क्वांटिटी चेक करनी है। आप एक क्वांटिटी चेक नहीं करोगे उसकी। अच्छा भाई, 5 ग्राम सॉल्ट दिया है, अच्छा 3 मोल सॉल्ट है, मोल, ग्राम, ये सब हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए कौन है। बिकॉज जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है इन टर्म्स ऑफ ग्राम, मोल्स, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इन मोल कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, है ना? बट यहां हमें मोल कॉन्सेप्ट वो चेक नहीं करना भाई कितने ग्राम कितने मोल्स है, हमें यहाँ पे चेक करना है कौन है, कौन है, बस ये चेक करना है। क्या यहाँ पे पोटेशियम आयन है, क्या यहाँ पे सोडियम आयन है, क्या यहाँ पे अमोनियम आयन है, क्या यहाँ पे कैल्शियम आयन है, क्या यहाँ पे कॉपर आयन है, क्या यहाँ पे कोबाल्ट है, क्या यहाँ पे कैडमियम है, कौन है यहाँ पे? क्या में क्लोराइड है, क्या ब्रोमाइड है, कार्बोनेट है, सल्फेट है, फॉस्फेट है, नाइट्रेट है, कौन है यहाँ पे? ये हम आइडेंटिफाई करना है इन सॉल्ट। तो आई होप आपको ये बात क्लियर है कि मान लीजिए जैसे आप लैब में गए, आपके हाथ में एक पैकेट पकड़ा दिया, पूछा पहचान कौन, आपको आइडेंटिफाई करना है इसमें कौन कौन है, कितना है वो फर्क नहीं पड़ता, कौन कौन है बस आपको आइडेंटिफाई करना है। क्या ये बात क्लियर है? इस चैप्टर हम लोग क्या करने जाएंगे? तो इस चैप्टर की जो खास बात वो ये है, सिर्फ यही है कि हमें हमेशा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, हमें हमेशा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा।
एक्सपेरिमेंट करो और एनालाइज करो, एनालिसिस करो कि भैया कौन है कौन नहीं है, खत्म। अब मैं कैलकुलेशन तो करनी नहीं है, कैलकुलेशन मतलब इन टर्म्स ऑफ एक मोल्स की कैलकुलेशन करना शुरू कर रहे हैं हम लोग, लिमिटिंग रीजन निकाल रहे हैं, मोल्स की रिएक्शन लिख रहे हैं, फलाना ठिकाना, या फिर सिक्वेंशियल रिएक्शन लिख रहे हैं, फिर हम लोग मोल्स निकाल रहे हैं, ये सब कुछ भी नहीं। ये इट इज ओनली बेस्ड ऑन क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटी क्या है उसकी, बात क्लियर है? सो अब पॉइंट है, देखो उसमें बहुत सारे तरीके होते हैं शॉर्ट एनालिसिस करने के। अब पहला तरीका, मान लीजिए मैंने आपको हाथ में एक व्हाइट कलर का पाउडर पकड़ा दिया, पैकेट दिया, उसमें व्हाइट कलर का पाउडर था, तो आप कैसे चेक करोगे कि इसमें कौन सा सॉल्ट है? मान लीजिए मैं आपको बोला कि व्हाइट कलर का पाउडर लो सब लोग, और बताओ उसमें कौन से इस सॉल्ट में क्या क्या प्रेजेंट है। तो तन्मय हमारे बोल रहे हैं, तन्मय क्या बोल रहे हैं, सर टेस्ट कर लो, थोड़ा थोड़ा सा मतलब सब पाउडर लो, थोड़ा टेस्ट कर लो, चाट लो उसको। और तन्मय यदि आपने ऐसे किया और मान लो व्हाइट कलर का पाउडर पोटेशियम साइनाइड हुआ, तो व्हाइट कलर का पाउडर पोटेशियम साइनाइड हुआ, तो लैब में ये काम कभी मत करना, लैब में ये काम कभी मत करना कि आप कोई भी अननोन सॉल्ट है, रॉक, हमें लगता है व्हाइट पाउडर है तो नमक ही होगा। अरे भाई बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। तो कृपया करके तन में रही बात टेस्ट की, पर्टिकुलर को उठा के टेस्ट करना कभी मत करना। मतलब आपको ये जो फंडा, ये फंडा तो खत्म हो गया, अब दूसरा फंडा शुरू करते हैं। तो सर फिर हम कैसे चेक करें भाई कौन सा सॉल्ट इसमें क्या क्या प्रेजेंट है? चेक करने का तरीका है रिएक्शंस, रिएक्शंस एंड ऑब्जर्वेशंस। तो इस पूरे चैप्टर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ ये काम करेंगे, रिएक्शंस कराएंगे एंड कुछ ऑब्जर्वेशंस लेकर आएंगे, वहां से हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि अब क्या हो रहा है। इज दैट क्लियर? ठीक है, ओके। वाटर में डाल सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सिद्धार्थ, वो सब होने वाला सब बताऊं। आपको पहले बताना चाहिए व्हाट इज क्वालिटेटिव एनालिसिस, व्हाट इज शॉर्ट एनालिसिस। क्या आपको हेडिंग क्लियर है? आगे बातें क्लियर? ठीक है। अब पॉइंट है, अब पॉइंट है कि चलो आप लोग भी लिखना शुरू करें साथ साथ में। मान लीजिए सॉल्ट है, साथ साथ में लिखना शुरू करें। हाँ आप बोले तो मैं साइड में एक और एग्जांपल लेके तो चलूं, एक एग्जांपल लेकर चलूं जिससे आपको समझ में आएगा आसानी से, इजीली। ठीक है, कोई भी एग्जांपल लो, सॉल्ट का कोई भी एग्जांपल जब जानते हो। तो मैक्सिमम लोग की सिर्फ एक कहानी है, तो सॉल्ट मतलब NaCl, बस, इसके अलावा कुछ सॉल्ट नहीं जानते हो। पहला शब्द यदि कोई आएगा वो सॉल्ट मतलब NaCl। वेरी गुड, वेरी गुड। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, बहुत सिंपल सी बात है कि इस सॉल्ट में दो पार्ट है, आपने ध्यान दिया होगा, यहाँ पे दो पार्ट, एक है कटायन, एक अनायन। सोल्ट दो पार्टों से, दो पार्ट से मिलकर बनना है, एक तो अनायन से, अनायनिक रेडिकल, एक बना कटायनिक रेडिकल। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? क्या मैं सही बोल रहा हूँ? सही बोल क्या मुझे एक बात बता सकते हो कि इसमें अनायन पार्ट कौन सा है, कौन सा अनायनिक पार्ट है, अनायनिक रेडिकल कौन सा है? Cl माइनस। और Cl माइनस टप्पा कहाँ से होगा? ये NaCl बना कैसे होगा, NaCl बना कैसे होगा? ये बना होगा फ्रॉम HCl एंड NaOH से। तो इसका मतलब ये अनायनिक रेडिकल जो आप देख रहे हो, जो Cl माइनस है, वो टप्पा कहाँ से? वो एसिड से टप्पा है, बेस से टप्पा, वो कहाँ से है? एसिड से। इसीलिए अनायनिक रेडिकल को हम लोग बोलते हैं एसिडिक रेडिकल। अनायनिक रेडिकल इज आल्सो नोन एज एसिडिक रेडिकल बिकॉज सॉल्ट का अनायनिक पार्ट एसिड से आता है। वैसे ही सोल्ट का कटायनिक पार्ट कहाँ से आता है? बेस से आता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग बेसिक रेडिकल, बेसिक रेडिकल। क्या बात है, क्लियर है? कहानी क्लियर है? क्लियर। तो अब बना, यदि आप ध्यान से देखो,
तो मैं बोल सकता हूं ये बात, तो मैं बोल सकता हूं कि सॉल्ट एनालिसिस में हमें सॉल्ट की एनालिसिस करनी है, और अब मैं सॉल्ट को दो पार्ट में डिवाइड करने जा रहा हूं, बिकॉज 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 एक साथ सॉल्ट पढ़ना बहुत डिफिकल्ट है। जैसे सॉल्ट को मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगा, दोनों को अलग अलग पढ़ूंगा, फिर दोनों मिक्स करके मैं फाइनल आंसर दूंगा। और मान लो कि NaCl मान लो प्रेजेंट है, सॉल्ट में NaCl है, तो मैं पहले एसिडिक रेडिकल अलग से आइडेंटिफाई करूंगा, उसमें चेक करूंगा भाई Cl माइनस प्रेजेंट है। बेसिक रेडिकल का अलग से टेस्ट परफॉर्म करूंगा, उससे चेक करूंगा वहां पे सोडियम आयन प्रेजेंट है। मेरे को पता चल गया एक में सोडियम एक जगह से क्लोरीन मिक्स करके क्या बोल दूंगा, सॉल्ट का नाम क्या है, NaCl। बातें क्लियर है? बातें क्लियर है? ठीक। तो यहां से अब सॉल्ट के दो रास्ते अलग अलग जाते हैं। ठीक है, ब्रॉडली मैं सोल्ट को दो पार्ट में डिवाइड करने जा रहा हूं, एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल। इज दैट क्लियर? तो अब मैं फोकस करने जा रहा हूं पूरा, स्टार्टिंग विद एसिडिक रेडिकल में फोकस करने जा रहा हूं। सो अब एसिडिक रेडिकल पर फोकस करो, अब आप इस पर फोकस करो, खत्म, अब इस पर लो। एसिडिक रेडिकल में ओवरऑल 23 एसिडिक रेडिकल्स मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। एसिडिक रेडिकल में 23 एसिडिक रेडिकल्स हम पढ़ेंगे। अब 23 एसिड रेडिकल को मेनली दो क्लास में डिवाइड किया जाता है या दो ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। वो है क्लास ए और ग्रुप ए। हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं कि ऐसे एसिड रेडिकल्स जो कि डाइल्यूट या कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के ऐड करने के बाद यदि कोई गैस लिबरेट करे, यदि कोई गैस प्रोड्यूस करे, तो वो कहलाएंगे फ्रॉम क्लास ए और ग्रुप ए रेडिकल्स। तो कुछ ऐसे 17 रेडिकल्स होंगे, 17 ऐसे रेडिकल्स होंगे 23 में से जो कि ये काम करने वाले हैं। रिपीट कराऊं, ऐसे रेडिकल 23 होते हैं, 23 में से मैं 17 ऐसे रेडिकल्स हैं जो कि कुछ डायल्यूट या कॉन्सेंट्रेट को ऐड करोगे तो वहां पे कोई गैस लिबरेट होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्लास बी को हमने कैसे डिवाइड किया? तो क्लास बी या फिर ग्रुप बी हमने डिवाइड ऐसे किया कि मान लीजिए कि वहां पर यदि हम लोग बाहर से कोई चीज ऐड करते हैं, तो या तो वहां मिलेगा पीपीटी प्रेसिपिटेशन, या फिर वहां पर मिलेगा रिडॉक्स रिएक्शन, मतलब कलर चेंज होगा। और वहां पे ऐसे यदि ऐसा कुछ फंडा है तो वहां पर 6 रेडिकल्स प्रेजेंट हो सकते हैं, और 6 में से कोई भी एक या एक से ज्यादा प्रेजेंट हो सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग एसिडिक रेडिकल को डिवाइड करने जा रहे हैं। ठीक है, रिपीट कर रहा हूं, सॉल्ट, व्हाट इज सॉल्ट, क्लियर है? अब सॉल्ट को मैं दो पार्ट में तोड़ चुका हूं, कौन सा, एसिडिक एंड बेसिक। एसिड रेडिकल को फर्दर में दो पार्ट में तोड़ने जा रहा हूँ, क्लास ए एंड क्लास बी, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ग्रुप ए वाले तो गैस प्रोड्यूस करेंगे, ग्रुप बी वाले पीपीटीज या कलर चेंज करने वाले हैं। क्या क्लियर है? अब्दुल्ला, रेसिड्यू का मतलब वही तो हुआ, पीपीटी। क्लियर है? ठीक है, तो लिखना शुरू करें। हेडिंग डालो एसिडिक रेडिकल, हेडिंग डालिए एसिडिक रेडिकल। इसमें लिखो पहला पॉइंट, इसमें पहला पॉइंट लिखो 23 acidic radicals, 23 acidic radicals are mainly classified into two groups, two class A and class B. आप इसको ग्रुप भी बोल सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्रुप ए एंड ग्रुप बी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ठीक है। अब क्लास ए, क्या मुझे बताएंगे कि क्लास ए में कौन से रेडिकल्स आएंगे? क्लास ए में कौन से रेडिकल क्या करते हैं, वो लोग क्या करते हैं? वो गैस प्रोड्यूस करेंगे। तो क्लास ए मैं किसको बोलूंगा? विद सेपरेट गैस विद डायल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड एस्टर्स को। लिखते रहिए। और क्लास बी में क्या होगा? क्लास बी या ग्रुप बी, उसमें क्या होगा? कलर चेंज होगा या प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन का। एब्सोल्युटली लिखें, विच प्रोड्यूस पीपीटी और कलर चेंज बाय एडिशन ऑफ सुटेबल केमिकल रिएजेंट। क्या है, कैसे है, मैं हर चीज बताऊंगा, टेंशन मत आपको लेना। अब भी ओवरव्यू चल रहा है।
नोट किया? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? तो क्या हम शुरू करें फिर? धीरे धीरे। अभी तक मैंने क्या किया, सोल्ट को दो पार्ट में तोड़ा, एसिडिक बेसिक। एसिडिक को वापस दो पार्ट में तोड़ा, क्लास ए क्लास बी। अब क्लास ए को मैं वापस से तोड़ने जा रहा हूं इन सब ग्रुप 1 एंड सब ग्रुप 2। रिपीट करो, क्लास ए को मैं फर्दर तोड़ने जा रहा हूं सब ग्रुप 1 सब ग्रुप 2। ठीक है, तो अभी थोड़े से ब्रांचिंग हो रही है, ब्रांचिंग हो रही है तो आप टेंशन मत लेना। तो हेडिंग डालिए क्लास ए, हेडिंग डालिए क्लास ए, और उसमें लिखिए सब ग्रुप 1। हेडिंग डालिए क्लास ए सब ग्रुप 1। क्लास ए सब ग्रुप 1। क्लास ए का फंडा क्या था? तो व्हाट इज क्लास ए? क्लास ए का फंडा क्या था, बस ये बताओ मुझे। विच लिबरेट गैस विद डायरेक्ट और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। अब क्लास ए को मैं सब ग्रुप 1 में ये यूज करूंगा, सब ग्रुप 2 में ये यूज करूंगा। क्या आपको इसमें भी अलग अलग क्लासिफिकेशन क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास ए में सब ग्रुप 1 विच लिबरेट गैस विद डायल्यूट H2SO4 और डायल्यूट HCl, which will produce gas with dilute H2SO4 और dilute HCl। पीयूष, dilute HCl भी आप यूज कर सकते हैं। शुरू करें? नोट किया? ठीक है, पॉइंट है, मैंने एक टेस्ट ट्यूब लिया, उस टेस्ट ट्यूब में ऐड किया डायल्यूट H2SO4 और डायल्यूट HCl, और उस टेस्ट ट्यूब में कौन है? उस टेस्ट ट्यूब में सॉल्यूशन ऑफ अननोन सैंपल। जो भी आपको जो पैकेट्स पकड़ाते थे लैब में जाने के बाद, उस पैकेट का आपने पहले सॉल्यूशन बनाया प्रॉपरली, एक्वा सॉल्यूशन बनाया, फिर आपने उसमें ऐड किया डायल्यूट H2SO4 और डायल्यूट HCl, और यदि यहां से कोई गैस बाहर निकली तो यहाँ पे इनफेरेंस क्या हो सकता है? इनफेरेंस, इनफेरेंस मतलब होता है अनुमान, मतलब यहाँ पे क्या क्या प्रेजेंट हो सकता है। तो यदि ऐसा कोई गैस बाहर निकल रही है तो यहाँ पे अनुमान हो सकता है कि इस अननोन सैंपल में आपको मिल सकता है आइदर कार्बोनेट, इस अननोन सैंपल में आपको शायद मिल सकता है बाइकार्बोनेट, इस अननोन सैंपल में आपको मिल सकता है सल्फाइड सॉल्यूशन, इसमें आपको मिल सकता है बाइसल्फाइड, इसमें आपको मिल सकता है सल्फाइड। टोटल 8 एसिडिक रेडिकल्स यहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं, 8 में से कोई भी एक या इससे ज्यादा प्रेजेंट हो सकते हैं। सल्फाइड, थायोसल्फेट, एसिटेट, एंड नाइट्राइट, इनमें से कोई भी एक केस है तो यहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं यदि ऐसा कोई काम हो रहा है तो। इज दैट क्लियर? क्लियर? मैं इनके नाम एक बार वापस से बोल रहा हूं, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फाइट, बाइसल्फाइट, सल्फाइड, थायोसल्फेट, एसिटेट, नाइट्राइट, नाइट्राइट, बिकॉज जो NO3 माइनस होता है इसको हम बोलते हैं नाइट्रेट, बट अभी आपके पास में क्या गिवन है? अभी आपके पास में गिवन है NO2 माइनस, नाइट्राइट। इज दैट क्लियर? क्या आपने नोट किया? मतलब अननोन सैंपल आपने लिया, उसका पानी आपने सॉल्यूशन प्रॉपर बनाया, बनाने के बाद यदि आपने ऐड किया वहां पे डायल्यूट HCl और डायल्यूट H2SO4, तो इन 8 में से कोई भी एक से ज्यादा वहां प्रेजेंट हो सकते हैं। उन 8 में से एक से ज्यादा प्रेजेंट हो सकते हैं। एक से ज्यादा प्रेजेंट क्यों हो सकते हैं? वो उसको हम बोलते हैं डबल सॉल्ट, लाइक कार्बन लाइट, मोर सॉल्ट, एलम, पोटाश एलम, पोटाश एलम, नाम सुना होगा।
तो एक से ज्यादा प्रेजेंट हो सकते हैं कैटायन और एनायन, आप मना नहीं कर सकते। आपको क्या पता वो सिंपल सॉल्ट है, मैंने आपको पढ़ा था कोऑर्डिनेशन में, सिंपल सॉल्ट अलग होता है, डबल सॉल्ट अलग होता है, पढ़ा था मैंने आपको। तो आप ऐसा 100% श्योर नहीं हो सकते सर, नहीं सर वहां पर वो होगा, नहीं सर वहां पर ये होगा ना, एडिशन सॉल्ट है, सॉरी डबल सॉल्ट है, पॉसिबल है, पॉसिबल है। कार्तिकेय, इसका नाम होता है बाइसल्फाइट, बाइसल्फाइट, ITE लिखाया जाएगा, टेंशन आपको लेना, टेंशन आपको लेना, लिखाया जाएगा। इसका नाम है थायोसल्फेट, थायोसल्फेट। क्या हम शुरू करें वन बाय वन? मैं को ये बताऊंगा कि अब यहाँ पे इसमें ये कौन सी गैस लिबरेट करने वाला, कौन कौन सी गैस यहाँ पे लिबरेट करने वाला है एंड उसका ऑब्जर्वेशन क्या है। क्या हम शुरू करें, यस और नो? शुरू करें। तो स्टार्ट हम लोग करते हैं विथ नंबर 1 से। मान लीजिए यदि वहां पे कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट होता और वहां पे आपने ऐड किया H+ डाइल्यूट, बताओ इनिशियली क्या होता, इनिशियली आपको क्या मिलता? यदि मान लो ये है तो आपको यहाँ पर इनिशियली ये जो H+ या H+ को देगा, ये प्रोड्यूस करेगा H2CO3, और जो H2CO3 फर्दर डिकम्पोज क्या प्रोड्यूस करेगा, H2O + CO2। तो यहाँ पर गैस कौन सी बाहर निकली, वहां पर गैस बाहर कौन सी निकली, CO2, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। और अब इसका ऑब्जर्वेशन क्या है, आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिलेगा? ऑब्जर्वेशन क्या है मैं आपको लिखा रहा हूँ, पहले आप ये लिखो, नोट करो। तन्मय बिल्कुल सही बोल रहे हैं, सुमिता अजय बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ठीक है, नोट कर लिया आपने। तो इसका ऑब्जर्वेशन है, अब मैं आपको इसका ऑब्जर्वेशन लिखा रहा हूँ, अब लिखो ऑब्जर्वेशन। Colorless and odorless gas comes out with brisk effervescence. Colorless and odorless gas comes out with brisk effervescence, which can turn lime water into milky white. Which can turn lime water into milky white. आपने कभी ना सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल कभी ओपन की होगी, तो वहां पे कुछ फिज टाइप का लाइक CO2 कोई गैस बाहर निकल रही होती है, वो CO2, वो CO2। अभिषेक राठौर, यहाँ पे मैंने H+ डाइल्यूट लिखे हैं, H+, आप HCl ले सकते हो, आप H2SO4 ले सकते हो, H+ डाइल्यूट लिखा ना भाई, अभिषेक राठौर आप ले सकते हो, आप ले सकते हो। क्या आपने ऑब्जर्वेशन नोट किया? आगे बढ़े, आगे बढ़े। ब्रिस्क एफर्वेसेंस मतलब बबल्स, ब्रिस्क एफर्वेसेंस मींस बबल्स, मतलब वो हिंदी बोलते हो बुलबुले, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट यदि मान लीजिए वहां पर अननोन सैंपल में यदि मान लीजिए सल्फाइड या बाइसल्फाइड होता, अननोन सैंपल में, और हम वहां पे ऐड करो H+ डाइल्यूट, डाइल्यूट आइदर डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4, बताओ क्या मिलता, इनिशियली क्या मिलता? तो इनिशियली आपको मिलता H2SO3, जो कि फर्दर डिकम्पोज होकर क्या प्रोड्यूस करने वाला है, H2O + SO2। बताओ वहां पे कौन सी गैस बाहर निकलने वाली है, कौन सी गैस बाहर निकलने वाली है, SO2। तो राइट नाउ अब मैं आपको इसका ऑब्जर्वेशन बताने जा रहा हूँ, कि मैं इसका ऑब्जर्वेशन बताऊं। अनुपम, अनुपम आप सही बोल रहे हैं। ओके, एक्चुअली इसकी स्मेल कैसे होती है, इसका ऑब्जर्वेशन क्या है? तो फिर बात, कलर, कलर क्या, कलरलेस। इसकी स्मेल, तो इसकी स्मेल कुछ होती है, ऐसा नहीं कि इसकी कोई स्मेल नहीं होती, इसकी कुछ स्मेल होती है। उसकी स्मेल क्या होती है, जब कभी टायर जलता देखा हो, कभी आपने टायर जलते हुए कभी देखा है? कभी वहां से आप जा रहे होंगे, तो टायर क्या बना होता है, पॉलीमर ऑफ सल्फर। टायर के किससे बना होता है, पॉलीमर ऑफ सल्फर से। तो जो जलता है ना, तो सल्फर जलता है, तो जब सल्फर जलता है तो क्या प्रोड्यूस करता है, वो प्रोड्यूस होता है SO2। इसीलिए तो उसकी स्मेल कुछ वैसे आती है, जो टायर जलते हैं ना, बहुत गंदी से बदबू आती है, बहुत गंदी से, उसको तो वो है SO2। तो उसका ऑब्जर्वेशन है, लिखो, कलरलेस गैस हैविंग बर्निंग स्मेल ऑफ सल्फर, कलरलेस गैस हैविंग बर्निंग स्मेल ऑफ सल्फर। और आप उसको पंजेंट स्मेल बोल सकते हो, आप उसको पंजेंट स्मेल भी बोल सकते हैं। पंजेंट स्मेल का मतलब होता है, ये एक जनरलाइज्ड वर्ड है,
पर उसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। सुनो ध्यान से। पॉइंट इज फ्रेंड्स, कलरलेस गैस, ये बात क्लियर है। बर्निंग स्मेल ऑफ सल्फर, मतलब प्लास्टिक जब जलाते हैं तो, ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है। तो इसकी स्मेल आप शायद फील कर पा रहे हैं, इसकी स्मेल कैसी होगी। उन पर्टिकुलर टाइप की स्मेल्स को हम लोग बोलते हैं पंजेंट स्मेल। पंजेंट स्मेल एक टाइप का जनरलाइज्ड वर्ड है। आप बहुत गैस के लिए आप यूज कर सकते हो पंजेंट स्मेल, लाइक H2S, रोटन एग स्मेल होती है, आप उसको यूज कर सकते हो पंजेंट स्मेल। व्हाट इज पंजेंट स्मेल? मतलब तीव्र गंध, हिंदी में बोले तो तीव्र गंध, तीखी गंध, जो सीधा नाक कान और मतलब सीधा मतलब क्या कहते हैं, सिर में चढ़ जाए, इस इज पंजेंट स्मेल। तो लाइक बात करो अमोनिया की भी ना पंजेंट स्मेल होती है, H2S की भी पंजेंट स्मेल होती है, बहुत सारे हैं। पंजेंट स्मेल एक कॉमन वर्ड है, मतलब जनरलाइज वर्ड है। बट यदि मैं बोल दूं बर्निंग स्मेल ऑफ सल्फर, क्या ये अमोनिया की होती है? क्या ये अमोनिया की होती है? नहीं, नहीं। क्या ये H2S की होती है? नहीं, नहीं। ये दस की होती है। तो यदि कभी कभी जनरलाइज्ड स्टेटमेंट आ जाए तो भी आप करेक्ट मानोगे, यदि कोई स्पेसिफिक स्टेटमेंट आ जाए रिगार्डिंग SO2 तो भी आप इसको सही मानोगे। ठीक है, आगे बढ़। ओके, नेक्स्ट नंबर थर्ड। यदि मान लीजिए यहां पर सल्फाइड होता, और सल्फाइड में आपने ऐड किया होता H+ डायल्यूट, बताओ क्या ऑब्जर्वेशन मिलता आपको, क्या ऑब्जर्वेशन मिलता? आंसर H2S। और H2S की स्मेल कैसे होती है? वो है, हाँ पे बात तो कलर, कलर के, तो आंसर कलरलेस। और स्मेल कैसी? रोटानिक स्मेल, आप उसको पंजेंट स्मेल भी बोल सकते हो। ऐसा लोग बोलते हैं कि दुनिया की सबसे सड़ी हुई बदबू ना, सबसे गंदी बदबू ये होती है H2S की, ऐसा लोग बोलते हैं। और यदि किसी ने लैब के अंदर ये H2S बनाया होगा तो वो जानते हैं कि यस बहुत गंदी होती है, वो जानते हैं बहुत गंदी है। बिकॉज H2S जब बनाते हैं तो उसको जब यूज करते हैं तो हमेशा H2S लीक होती है। और जब H2S लीक होती है ना भाई, पूरा क्या कहते हैं, लैब महक जाता है, या बोलो कि बदबू मारता है, आप कुछ ही बोलो। आपने बनाया होगा, यस एब्सोल्युटली, मैंने बिल्कुल बनाया था। उसके ना टेस्ट का अलग ही फंडा था, उसमें 3 टेस्ट होते हैं, मतलब 3 वो फ्लास्क, एक फ्लास्क, फिर उसमें एक और फ्लास्क होता है, फिर उसमें एक और फ्लास्क होता है, ऐसा कुछ बड़ा छोटा छोटा सा कुछ होता है। पता है थोड़ा मेरे को, जहां तक मेरे को याद कर पा रहा हूँ, बदलना होगा। क्या हम आगे बढ़े? नोट किया इसके ऑब्जर्वेशन? यस। अब नेक्स्ट कौन सा आएगा सल्फेट के बाद? थायोसल्फेट। मान लीजिए कि अब थायोसल्फेट में ऐड किया जाता है H+ डायल्यूट, और डायल्यूट HCl और डायल्यूट H2SO4, तो आपको यहाँ पे क्या होगा, क्या मिलेगा? तो उसको जानने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि थायोसल्फेट का जो स्ट्रक्चर है, क्लास 11th में आपको इसका स्ट्रक्चर पढ़ाया गया होगा। थायोसल्फेट क्या यही होता है? क्या यही होता है? मतलब आप बुरा नहीं मानो तो एक क्वेश्चन पुट, मतलब बुरा मत मानना प्लीज। ये जो पाई बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड कौन कौन से ऑर्बिटल मिलकर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं? क्या 2p2p, 2p3p, 3p3p, 3p3d, समथिंग समथिंग, एनी आइडिया? दामिनी अरोरा थोड़ा वेट करें, मैं आपको बता दूंगा। तो इतना तो कंफर्म भाई, यहाँ पे 2p2p 2p3p नहीं आए, यहाँ पे 2 वाला फंडा ही नहीं है। बिकॉज बोथ सल्फर बिलोंग्स फ्रॉम थर्ड पीरियड। इफ बोथ बिलोंग्स फ्रॉम थर्ड पीरियड तो यहाँ पे जो भी पाई बॉन्ड बनेगा वो भी कुछ ऐसे बनेगा। तो यहाँ पे 3p3d पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होने जाएगा, यहाँ पे 3p3d पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, बिकॉज बोथ बिलोंग्स फ्रॉम थर्ड पीरियड, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे 3 लिखा है। अब मैंने पी पाई और डी पाई क्यों लिखा है, तो मैं चाहता हूँ कि क्लास 11th में आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। क्यों ना मैं क्यों ना वहां से ट्राई करूँ, मैं तो एक्सप्लेन कर दूंगा अभी। फिर आप पूछोगे सर कहाँ से हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, एक्सप्लेन करूँ, एक्सप्लेन करूँ।
फिर मेरा क्वेश्चन है, क्या ये पाई बॉन्ड स्टेबल अनस्टेबल है? क्या ये पाई बॉन्ड स्टेबल अनस्टेबल? आप बताओ, आप बताओ, स्टेबल अनस्टेबल? तो बचपन में हमने पढ़ा था सिर्फ दो ही पाई बॉन्ड स्टेबल होते हैं, आइदर 2p पाई और 2p पाई 3d पाई। तो दोनों नहीं है। जब दोनों नहीं है तो ये बॉन्ड टूटेगा। रिपीट कर रहा हूं, यदि ये पाई बॉन्ड स्टेबल नहीं है तो बॉन्ड टूटेगा। और जब बॉन्ड टूटेगा तो भाई कुछ ये टूटेगा इस फॉर्मेट में, ये प्रोड्यूस करेगा सल्फर, तो अलग बाहर निकल जाएगा, या सल्फर तो अलग निकल गया। ये जो बचा कुचा कौन है? एक सल्फर बचा होगा, और यहाँ पे 3 ऑक्सीजन बचे हैं और 2 माइनस बचे। तो H अब है H+, और H+ ये दोनों मिलकर क्या प्रोड्यूस करते हैं? H+ और ये मिलकर दोनों क्या प्रोड्यूस करते हैं? अभी जस्ट अभी पढ़ा है, अभी भी पढ़ा है। अरे बोलो H2S, अरे महान लोग H2S बोल रहे हैं, H2S प्रोड्यूस कर रहे हैं, वाह, अरे वाह, कौन महान हो H2S वाला? अरे बावड़े हो गए हो क्या? अबे H2S इससे थोड़ी ना मिलता है भाई, सल्फाइड से H2S थोड़ी मिलता है। सल्फाइड से क्या मिलता है? सल्फाइड से H2 मिलता है। कुछ भी H2 से कुछ भी, जो मन मैं बोलने का। तो मैंने क्यों लगता है कि अब कहानी शुरू होगी बिटवीन दिस वन एंड ये प्रोड्यूस करेंगे भाई SO2 प्लस पानी, SO2 प्लस पानी शानी। और ये बेचारा चुपचाप जो सल्फर है वो चुपचाप यहाँ बैठे रहेगा, ये सल्फर भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये कहानी पूरी इसकी। क्या कहानी क्लियर है? मैं क्यों ये जबरदस्ती क्यों पाई बॉन्ड के पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ था, वो बातें क्लियर है। हाँ। अब पॉइंट है, क्या बोलूं आपसे मैं, अब देखो आपसे क्या बोलना, आपसे क्या शर्माना। ऑब्जर्वेशन क्या बताओ? तो भाई इसका ऑब्जर्वेशन तो क्लियर है भाई, कलरलेस है, कलरलेस। नंबर 2, इसकी स्मेल कैसी है? वो बर्निंग स्मेल ऑफ सल्फर, बर्निंग स्मेल ऑफ सल्फर। रही बात ये, so इसका ऑब्जर्वेशन क्या है? तो इसका ऑब्जर्वेशन है येलोइश व्हाइट टर्बिडिटी। क्या कोई बात पहले पढ़ा था कभी? येलोइश व्हाइट टर्बिडिटी टाइप ऐसा कुछ मैंने बोला था कभी पहले? नहीं बोला, नहीं बोला। ये ऑब्जर्वेशन, आप ऑब्जर्वेशन लिखो, एक्सप्लेन करता हूँ। आप ऑब्जर्वेशन लिखो, एक्सप्लेन मैं करता हूँ। लोग बोल रहे हैं, सानिध्य बोल रहे हैं, सानिध्य नहीं, अपूर्व को तो बोल रहा है पानी भी तो निकलेगा सर, तो पानी ना दिख रही है। आप पानी का ऑब्जर्वेशन क्या है? पानी का ऑब्जर्वेशन लिखोगे, लिख लो पानी का ऑब्जर्वेशन। संयम बात यह है, यदि आपको यहाँ पीपीटी नहीं है, पीपीटी इसको येलोइश व्हाइट टर्बिडिटी, नॉट पीपीटी। और दूसरी बात यहाँ पे एसिडिक गैस जब निकलती है तो वो ऑब्जर्वेशन में ज्यादा मिलता है। ओके जी, तो मैं कुछ कहूं, मतलब आपकी आगे हो तो मैं कुछ कहूं? आपने जैसे कुछ लिख लिया तो अब मैं कुछ बोलूं? आपने मेरे को परमिशन दी उसके लिए सर धन्यवाद। मैं बहुत ऋणी रहूंगा आपका इस बात का कि आपने मुझे परमिशन दी थी, मैं याद रखूंगा इस बात को। आप बोलेंगे सर कितना नौटंकी करते हो सर, आप कितना नौटंकी करते हो। सुनो सुनो सुनो, देखो बात क्या है, येलोइश व्हाइट टर्बिडिटी ना जस्ट लाइक कोलाइडल सॉल्यूशन होता है ये, कोलाइडल सॉल्यूशन है क्या कि आप ना सिंपल कांच के ग्लास में जो ट्रांसपेरेंट होता है, कांच के ग्लास में क्या करने का, आप ना उसमें पानी भरना, टैप वाटर, नॉट आरओ। आरओ पानी मत लेना, टैप वाटर, सिंपल जो पानी आता है, जो नल वाला पानी आता है सरकारी नल का, उसको भरने का बाद फिर ना ऐसा सनलाइट में देखने का, उसको पानी को ऐसे देखने का, घूर घूर के देखने का। तो घूर घूर के देखोगे तो आपको ना वहां पे कुछ व्हाइट कलर के पार्टिकल्स वो ऊपर नीचे घूमते हुए मिलेंगे। वो पार्टिकल्स ना ही सॉलिड है ना ही लिक्विड है, तो कोलाइडल सॉल्यूशन सस्पेंशन, उनको बोलते हैं टर्बिडिटी। आपको 2 दिन पहले ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात पढ़ाया गया, 2 दिन पहले पढ़ाया। वेरी गुड, वेरी गुड। तो व्हाट इज टर्बिडिटी? आई होप बातें क्लियर है ना। वो पीपीटी है, मतलब ना ही वो सॉलिड है ना ही वो लिक्विड है, इन बिटवीन हो। तो आपको यहाँ पे कुछ ऐसा मिलेगा। रही बात सॉल्ट में, मैं सल्फर को येलोइश व्हाइट टर्बिडिटी बोल सकता हूँ,
सॉल्ट में से येलो टर्बिडिटी भी बोल सकता हूँ, सॉल्ट में से व्हाइट टर्बिडिटी भी बोल सकता हूँ। मैं तीनों बात बोल सकता हूँ, इसलिए तीनों चीज एप्लीकेबल है। पॉइंट क्या है कि जब क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में जरूरी कि आपको हमेशा येलोइश व्हाइट टर्बिडिटी लिखा हुआ मिले। हो सकता है क्वेश्चन में मैं आपको लिखूं व्हाइट टर्बिडिटी, तो भी वो सल्फर हो सकता है, तो भी वो सल्फर हो सकता है। ठीक है, ठीक है। अरे बोलो, अरे बोलो। कार्तिकेय सेक्शन, कार्तिकेय बोल रहे हैं कि सर क्या आप भी हमारे साथ में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की लेक्चर्स अटेंड करते हैं? तो कार्तिकेय एक्चुअली क्या है, आपसे पहले मैं एक और बैच पढ़ाता हूँ, उसको बोलते हैं ELV1 बैच। और वहां पे जब मैं पढ़ा था तो वहां पे मुझे स्टूडेंट्स पहले बोल चुके थे सर मैं ऑर्गेनिक पढ़ाया गया है, ये बात मुझे पहले पता चल गई थी। तो यस, मैं मतलब अटेंटिव रहता हूँ क्लास में, नथिंग एल्स। सर क्या 15% भी आएगा? हाँ बोल सकते हो आएगा। आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़ते हैं। हाँ बहुत बातें बातें हो गई, अब कौन है भाई? थायोसल्फेट के बाद कौन बच्चा? एसिटेट। तो भाई नंबर 5 है एसिटेट। लिखना शुरू कर जी। मान लो कि एसिटेट में आपने यहाँ पे ऐड किया H+ डाइल्यूट, और अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइटली वार्म करना होगा। फुल फॉर्म आप लिखना, आपको यहाँ पे स्लाइटली वार्म, हल्का सा गर्म करना होगा, स्लाइटली वार्म आपको करना होगा इस सॉल्यूशन को। तो यहाँ पे एसिडिक एसिड उड़ जाएगा। आपको स्लाइटली वार्म करना ही पड़ेगा। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि इसका ऑब्जर्वेशन क्या है? सानिध्य विजय मैं जरूर बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, अभी नहीं, इस क्लास में नहीं। तो इसकी ऑब्जर्वेशन क्या है? तो पहले बात तो तुषार बोल रहे कलरलेस, परफेक्ट। नेक्स्ट पीयूष कुमार बोल रहे हैं सर विनेगर स्मेल, विनेगर स्मेल, परफेक्ट। तो ऑब्जर्वेशन लिखो, कलरलेस गैस हैविंग विनेगर स्मेल लाइक सिरका। आपने ओनियन खाया होगा ना, विनेगर ओनियन आपने खाया होगा, सिरका या फिर अचार, अचार। तो अच्छा, इसकी स्मेल ऐसी होती है। भाई अब कौन बचा? अब लास्ट में कौन बचा है? लास्ट में कोई एक और एक बच गया हो भाई, नाइट्राइट। तो भाई नंबर 6 है, ध्यान से देखियो। ये भाई बहुत सिंपल, ये बोलता है भाई Na2- में आप ऐड करो H+ डाइल्यूट, बताओ क्या की बनाओगे? HNO2। मिलन कुमार एसिड ही दी है, तो आप लिटमस पेपर से कर सकते हो। तो आपके अकॉर्डिंग तो सिर्फ और सिर्फ लिटमस पेपर से काम कर लूं, बस मैं सारा सारा काम लिटमस पेपर से कर लूं, है कि नहीं? मतलब बहुत लोग बोल रहे हैं सर आप लिटमस पेपर से करो, लिटमस पेपर से करो। इसका मतलब कि आप लोग क्लास 11th-12th में कुछ भी नया नहीं पढ़ना चाहते, आप सिर्फ सिर्फ लिटमस पेपर ही पढ़ना चाहते हैं, इसका कुछ नहीं। यदि आप कुछ और पढ़ना चाहते हैं लिटमस पेपर के अलावा, तो यस मैं आपको अब बता रहा हूँ आप क्यों ना उसको यूज करें। लिटमस पेपर एक ऑप्शन है ही, मतलब जानते हो, मतलब बचपन से जानते हो। अब तो आप थोड़ा और बड़े बनो, थोड़ा और इंफॉर्मेशन गेन करने की, ग्रैप्स करने की कोशिश करें। ग्रास्प करने की कोशिश करें जी। तो पहले बात है कि नाइट्राइड में दिया आपने ऐड किया H+ डाइल्यूट, तो इट विल प्रोड्यूस HNO2, और HNO2 फर्दर डिकम्पोज होकर ये भाई प्रोड्यूस करेगा अपना वाला क्या, H2NO एंड हाफ O2। तो अब NO+ हाफ O2 ये दोनों मिलके प्रोड्यूस करने वाले हैं NO2। तो NO2 को यदि बात करूं तो NO2 का ऑब्जर्वेशन है ब्राउन फ्यूम्स। क्या मैंने कोई बात पढ़ाया था ब्राउन फ्यूम्स होता है NO2 का इन कुछ कुछ किसमें पढ़ा करना ब्राउन फ्यूम्स, हीटिंग पॉइंट में आपको पढ़ा था। ऑब्जर्वेशन क्या है? कलर्ड फ्यूम्स, कलर्ड फ्यूम्स। भाई एक बात बताओ, सिर्फ एक बात बताओ मुझे, यदि मान लो कि मैं अननोन सैंपल का सॉल्यूशन ऐड करूं डाइल्यूट H2SO4 और उड़ा कोई कलर्ड फ्यूम्स,
कौन था वहां पे, कौन था वहां पे? नाइट्राइट, नाइट्राइट। इसको बोलते हैं स्पेसिफिक टेस्ट, इसको बोलते हैं कंफर्मेटिव टेस्ट, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक टेस्ट ऑफ नाइट्राइट। भाई 100% श्योर है यही है, इसके अलावा कोई है नहीं, क्योंकि जितने भी एसिडिक रेडिकल्स होते हैं ना, जितने भी एसिडिक रेडिकल्स होते हैं, जो 23 एसिड रेडिकल्स जो आपने से अभी चिल्ला चिल्ला के बोला था, उसमें यदि हम लोग ये ऐड करते हैं और ऐड करने के बाद में तो सिर्फ 8 ही रेडिकल ऑब्जर्वेशन देते हैं, बाकी जो बचे हुए 25 रेडिकल्स को तो ऑब्जर्वेशन, वो बाकी जो बचे 15 रेडिकल्स को तो ऑब्जर्वेशन देती नहीं है। और इन 8 में से भी कलर्ड कौन देगा? सिर्फ और सिर्फ नाइट्रेट ही कलर देगा, बाकी सब तो कलरलेस देते हैं गैस। यूं पहचान ले, यूं, बिकॉज डाइल्यूट के साथ, डाइल्यूट के साथ सिर्फ ये देखो कौन ही देगा, बाकी सब तो कलरलेस दे रहे हैं। अरे भाई क्लियर है, अरे कहानी क्लियर है, नोट किया? ओके, अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछ रहा हूं, कृपया करके आप अपने नोट्स को मत देखना, नोट्स मत देखना। क्या मैं शुरू करूं क्वेश्चंस पुटअप करना? यदि मान लीजिए इस अननोन सैंपल में आपको पास में कार्बन बाइकार्बोनेट, बताओ ऑब्जर्वेशन क्या मिला? ऑब्जर्वेशन क्या मिला? CO2 कलरलेस एंड ऑर्डरलेस, ब्रिस्क ऑफरफेसेंस, आप जानते हो। और मैं क्वेश्चन उल्टा पूछ रहा हूँ, उल्टा पूछ। मान लो कि यहाँ पे मैंने ये चीज ऐड किया इसके अंदर और मेरे को यहाँ पे जो गैस मिली उसका ऑब्जर्वेशन है रोटानैक स्मेल, तो बताओ यहाँ पे कौन है? यदि मेरे को रोटानैक स्मेल विजिबल, तो यहाँ पे कौन है? यहाँ पे, 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 यहाँ पे कौन है? सल्फाइड, 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 सल्फर -2, सल्फर -2, रोटानैक स्मेल, सल्फर -2, रोटानैक स्मेल। यदि आपको मिला मान लो विनेगर स्मेल, यदि आपको यहाँ पे विनेगर स्मेल मिल रही है, तो यहाँ पे कौन है? यहाँ पे, यहाँ पे कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? एसीटेट, परफेक्ट। आपको यहाँ पे मिला कलर्ड फ्यूम्स, कलर्ड फ्यूम्स, बताओ यहाँ पे कौन है? कौन 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 कौन? नाइट्राइट। यदि आपको मान लीजिए यहाँ पे आपको ऑब्जर्वेशन मिला कलरलेस गैस हैविंग बर्निंग स्मेल ऑफ सल्फर ओनली, तो यहाँ पे कौन है? बर्निंग स्मेल ऑफ सल्फर ओनली, तो वहां पर सल्फाइड या बाइसल्फाइड में से कोई भी एक या दोनों प्रेजेंट हो सकते हैं। मैंने वर्ड यूज किया था ओनली, है ना? ठीक है, यदि मैं आपसे बोलूं कि आप मेरे को यहाँ पे ऑब्जर्वेशन मिला कलरलेस एंड ऑर्डरलेस, कलरलेस गैस कम्स आउट विथ burning smell of sulfur and yellowish white turbidity, तो बताओ आप यहाँ पे कौन है? थायोसल्फेट। क्या आपको इन सबकी कहानी में थोड़ा बहुत क्लियर हुआ? स्टार्टिंग क्लियर हुआ? क्लियर है? तो मेरे को लगता है कि ये मैंने आपको क्लास ए सब ग्रुप 1 कंप्लीट कर दिया। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, नेक्स्ट हेडिंग डालो, सब ग्रुप 2, क्लास ए सब ग्रुप 2, which will produce gas with concentrated H2SO4, which will produce gas with concentrated H2SO4। हाँ जी, तो आप तैयार है क्या? बर्निंग स्मेल सल्फर स्मेल इज ओनली मेंशन्ड देन, ओनली, जब ओनली बोला तो दामिनी उस समय सल्फाइड या बाइसल्फाइड में से कोई भी एक होगा। हाँ जी, क्या आपने हेडिंग डाली? सब ग्रुप 2 which will produce gas with concentrated H2SO4। दामिनी दोनों में से कोई भी एक या दोनों, तीन पॉसिबिलिटी वहां बनती है, आइदर सल्फाइड, दूसरी पॉसिबिलिटी बाइसल्फाइड, तीसरी पॉसिबिलिटी बोथ। दामिनी क्या आप समझ पा रहे हैं? तीन पॉसिबिलिटी बनती है, तीनों तीनों आप करेक्ट आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट, तो भाई बात क्या है, यदि मैं अननोन समय में ऐड करूं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो भाई यहां पे ना यदि कोई गैस बाहर निकली तो इनफेरेंस क्या है? मतलब यहाँ पे कौन कौन हो सकता है? अनुमान, मतलब यहाँ पे कौन कौन प्रेजेंट हो सकता है? तो यहाँ पे पूछता हूँ कि यहाँ पे हो सकता है ओल्ड 8 रेडिकल्स और अबाउ 8 रेडिकल्स, जो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ।
जो आपको मैं पहले पढ़ा चुका हूं। मतलब ये कि ना, जो कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फाइड, बाइसल्फाइड, सल्फाइड, थायोसल्फेट, नाइट्रेट, एसिटेट, यदि मैं उनकी अभिक्रिया इनसे कराऊं, क्या गैस प्रोड्यूस करेंगे नहीं करेंगे? भाई जो लोग डाइल्यूट के साथ ऑब्जर्वेशन दे सकते हैं, तो क्या वो कॉन्सेंट्रेटेड के साथ ऑब्जर्वेशन नहीं दे सकते? भाई बिल्कुल दे सकते हैं भाई, किसने मना किया? आराम से देंगे, बिल्कुल देंगे, बट हम लोग उसको यूज नहीं करते। बट हम लोग यूज नहीं करते, क्यों? क्योंकि जो काम डाइल्यूट कर पा रहा है, तो उसके लिए जबरदस्ती, क्यों जबरदस्ती कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को लेकर आओ? क्यों? वो बहुत डेंजरस है। यदि मुझे मान लो इसका टेस्ट परफॉर्म करना है, तो विच इज बेटर ऑप्शन? क्या मैं इसका टेस्ट विद डायलेट एसिड करूं, या फिर मैं इसका ऑब्जर्वेशन भी करूं विद कॉन्सेंट्रेटेड एसिड? डायलेट इज बेटर ऑप्शन। इसमें हम एक्चुअली उसी के साथ करते हैं। लेकिन कोई आपको बोले कि ना साहब, क्या ये पुराने वाले आर्ट भी यूज कर सकते हो? कर सकते हो, आंसर इज कर सकते हैं। करते नहीं वो अलग बात है। ठीक है। अब आप बोले चलो सर ठीक है, आर्ट तो पुराना, कुछ नया बताओ, कुछ नया। तो नया ये है कि यहाँ पर ना हम लोग यूज करेंगे, और कौन कौन से नए 8 रेडिकल मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वह क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, बोरेट, ऑक्सलेट, नाइट्रेट, फ्लोराइड एंड सिलिकेट। अब ये नए 8 और हो सकते हैं, नए 8 और रेडिकल हो सकते हैं। सर फ्लोरीन नहीं आया। अंकुर खुशवाहा को यहाँ पे फ्लोरीन दिखाई नहीं दिया। अंकुर खुशवाहा क्या आपको फ्लोरीन दिखाई दिया नहीं दिया? दिया। फ्लोरीन खुशवाहा ने बोला दिया। अब पॉइंट है, फ्लोरीन अब अंकित खुशवाहा तो पहले से टैप करने में बैठे हुए थे, पहले से टैप कर रहे थे। अरे पहले टैप नहीं करने का, पहले लिखने का, साथ साथ में पहले लिखो, लिखने का फिर बोलने का। उत्सव जैन की ऑब्जर्वेशन सेम रहेगी पुराने आर्ट वालों के साथ, बिल्कुल ये सेम रहेगी। तो भाई आगे बढ़ने से पहले एक बात बोलना चाहता हूँ। सर आपने यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड HCl यूज क्यों नहीं किया? पूछो पूछो। आपने यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड HCl यूज क्यों नहीं किया? तो यदि मान लो कि आप यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड HCl यूज करना चाहते थे, कर लो। मतलब तो फिर अब इसका टेस्ट परफॉर्म कैसे करोगे? तो इसका टेस्ट परफॉर्म कैसे करोगे? मतलब आप खुद पहले HCl में खुद Cl- डाल रहे हो, फिर Cl- का टेस्ट परफॉर्म कर रहे हो। वाह 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 वाह। खुद ने HCl डाला और खुद ही Cl- का टेस्ट परफॉर्म कर रहे हो, ये कोई बात है क्या? हाँ, ये कोई बात है? नहीं, नहीं, नहीं। अच्छा सर, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 यूज करो, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 क्या हम यूज कर सकते हैं? नहीं। अरे मेरे तो खुद के नाइट्रेट का टेस्ट परफॉर्म करना ना भाई। सर यहाँ पे आपने डायल्यूट HNO3 यहाँ पे यूज कर सकते, आप डायल्यूट, यहाँ पे डायल्यूट HNO3 आप यूज कर सकते थे? पूछो। हो सकता है बट नहीं यूज करते। पूछो क्यों, क्यों यूज नहीं किया? डायल्यूट HNO3 यूज क्यों नहीं किया? पूछो क्यों? बिकॉज मैंने आपको पढ़ा था कि डायल्यूट HNO3 भी 20% HNO3 भी बहुत लोग ऑक्सीडाइज कर जाता है, उसमें ऑक्सीडाइजिंग पावर होती है। डायरेक्ट HNO3 2%, 6%, 20%, 70%, 80%, अरे बहुत होती है। और मुझे यहाँ पे ऑक्सीडाइज नहीं करना, मुझे इस कंडीशन में ऑक्सीडाइज नहीं करना था मुझे, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट HNO3 यूज नहीं किया। और मैंने यहाँ पे नीचे, मैंने यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड HCl और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 यूज नहीं किया। क्या आपको ये बात क्लियर है? क्या आपको ये बात क्लियर है? आ, ये कौन बोला? दामी अरोरा बिल्कुल सही बोल रहा है। इट विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ इनफेरेंस और इंटरफेरेंस बोला। हाँ, इनफेरेंस अब सही। तुम्हें आगे बढ़ने से पहले कि मान लो सील माइनस में ये ऐड करूं तो क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, बीआर माइनस मान लो मैं ऐड कर दूं तो क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, ये सब बात बताने के लिए उससे पहले एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि कॉन्सेंट्रेटेड एस्ट्रोस्कोप की कुछ प्रॉपर्टी आपको मैं बताना चाहता हूँ।
तो उसकी प्रॉपर्टी डिसाइड करने वाली है कि इनके साथ क्या होने वाला है। तो क्या मैं आपको एक बार इनकी प्रॉपर्टी लिखा दूं बीच में एक बार अचानक से, बुरा मत मानना, लिखा दूं, लिखो। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एस्टोसोफो, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एस्टोसोफो। पीयूष कुमार उपाध्याय, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, परफेक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एस्टोसोफो, ये अगेन बीच में छोटा सा सब टॉपिक आ गया भाई। इसकी पहली जो प्रॉपर्टी होती है, पहली प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी, स्ट्रॉन्ग एसिड। नंबर वन, स्ट्रॉन्ग एसिड। नंबर टू, स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। और नंबर थ्री, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। भाई तीन प्रॉपर्टी होती है। मैं रिएक्शंस में शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगा, एसडीए एसओए टाइप यूज करूंगा, ठीक है। ये तीन प्रॉपर्टी है, सबसे पहले ये वाली प्रॉपर्टी यूज होगी ऑलवेज, और इन दो में से कोई एक प्रॉपर्टी ही यूज हो सकती है, इन दोनों में से कोई एक ही प्रॉपर्टी यूज हो सकती है। और पहली प्रायोरिटी मैं इसको दूंगा, यदि ये पॉसिबल है तो पहली प्रायोरिटी इसको दूंगा, यदि नहीं हो पाया फिर मैं इस पे जाऊंगा। तो अभी हमने यहाँ पे दो बातें सीखी कि ये काम तो हमेशा होना, इन दो में से कोई एक काम होना, या तो ये काम होना या फिर ये काम होना, दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। यदि ये चीज अवेलेबल नहीं है तो आप इस पे जाएंगे, अदरवाइज आप पहला काम हमेशा करेंगे। क्या बात है, क्लियर है? अपन को पहले पानी बाहर निकालने का, यदि पानी बाहर निकले तो, और पानी ना निकल सकता अब ऑक्सीडाइज करने की ट्राई करो, यदि हो जाएगा तो ठीक है साहब। दोनों एक साथ मत करियो कि आप साहब पानी भी निकाल रहे हो ऑक्सीडाइज भी कर रहे हैं, बे गंदी बात, ऐसे काम नहीं करेंगे हम लोग। तो क्या हम लोग शुरू करें वन बाय वन, मतलब बुरा मत नहीं माना तो शुरू करते। तो जी सबसे पहले मैं शुरू करने जा रहा हूँ, नंबर वन, Cl माइनस की अभिक्रिया में करने जा रहा हूँ H प्लस कॉन्सेंट्रेटेड, जिसका पहला काम, कॉन्सेंट्रेट HCl का पहला काम है H प्लस प्रोवाइड कराना, ये H प्लस प्रोवाइड कराएगा। मैंने करा दिया H प्लस प्रोवाइड, तो क्या मिला HCl। अब ये इसका पहले प्रॉपर्टी खत्म। अब दूसरी प्रॉपर्टी, क्या मैं यहाँ से पानी बाहर निकाल सकता हूँ? क्या क्या HCl में से पानी बाहर निकाल सकते हो? आप बोलो ना भाई, नहीं निकाल सकते। क्यों? पानी के लिए ऑक्सीजन भी चाहिए, और क्या यहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबल है ना। अब अगला काम क्या है, इसको ऑक्सीडाइज करना। इसको आप ऑक्सीडाइज कर सकते हो, हाँ है ना, हाँ है ना। बट सुनो, एक थोड़ी सी समस्या है, थोड़ी सी समस्या है। समस्या ये है भाई, समस्या क्या है कि ना, क्लोरीन का साइज बहुत छोटा है, इसका साइज बहुत छोटा और इलेक्ट्रॉनिक बहुत ज्यादा है। तो इसमें दम नहीं है कि वो ऑक्सीडाइज करे, इसमें दम नहीं, किसी और में दम है बट इसमें दम नहीं है कि वो उसको ऑक्सीडाइज कर सके, ठीक है। मतलब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ दम किसमें नहीं है, थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। लिखना मत, लिखोगे तो नहीं, मतलब गुस्सा तो नहीं होगे। देखो यदि ये बात करूं मैं कि कॉन्सेंट्रेटेड एस्टर्स को क्या इसको ऑक्सीडाइज कर पाएगा, बिल्कुल नहीं कर पाएगा ना, नो रीजन। लेकिन वो ही काम यदि मैं यहाँ पे करूं इन प्रेजेंस ऑफ MnO2, मैं ये कॉम्बो लूं, ये वाला कॉम्बो, क्या अब रिएक्शन हो जाएगी? यस, अब रिएक्शन होगी। अब ये भाई साहब ऑक्सीडाइज होकर Cl2 बनाएगा। पूछो काहे? क्यों? काहे? गुड। तो इसका रीजन है भाई, ये खुद ना बड़े भाई साहब, ये जो अपने बड़े भाई साहब है, ये खुद भी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी रखते हैं। और MnO2 में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? MnO2 में मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +4। और एसिडिक मीडियम में मैंगनीज कहाँ जाएगा, इन +4 या +2? तो मैंगनीज का खुद का क्या हुआ, मैंगनीज का खुद का क्या हुआ, रिडक्शन। तो दूसरों क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। मतलब ये भाई साहब ये खुद भी क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जब दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिलते हैं तो इनकी पावर बढ़ जाती है, जो पावर बढ़ जाती है अब ये HCl ऑक्सीडाइज हो जाएगा, अब HCl ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो पॉइंट है, कॉन्सेंट्रेट एसिड को में खुद में दम नहीं कि HCl को ऑक्सीडाइज कर दे, उसको किसी की हेल्प नहीं पड़ेगी।
उसको किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। ये जो मैं आपकी राइट नाउ आपको लिखाया है, अभी जो लिखा है थोड़ी देर पहले, अभी जिसको मैंने आपको दिया, मैं आपको सॉल्ट में प्रॉपर टाइम आने पे मैं आपको लिखाऊंगा वापस से, तब मैं से लिखाऊंगा। ठीक है, तो हमने कैमरा फॉर यूज क्यों नहीं किया? हर जगह कैमरा फॉर यूज नहीं कर सकते, सबकी अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। तो मैंने क्या बोला उसको लिखो कि HCl फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। क्यों नहीं ऑक्सीडाइज हो सकता? बिकॉज द स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसलिए वो ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। और बोलोगे सर ठीक है कॉपी, चलो ठीक है कॉपी, ऑब्जर्वेशन बताओ। तो यस, यहाँ पर HCl गैस बाहर निकलेगी, यहाँ पर HCl गैस बाहर निकलेगी। ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑब्जर्वेशन बोले हैं, इन्फॉर्मेशन मेरे को याद नहीं है, मैं को बता रहा हूँ इन्फॉर्मेशन, सुनो ध्यान सुनो। बात है HCl की, आपको मिलेंगे व्हाइट फ्यूम्स, व्हाइट फ्यूम्स जिसकी इंटेंसिटी बहुत कम होती है। मान लो कि इस टेस्ट में से धीरे धीरे HCl बाहर निकल रहा है जिसकी इंटेंसिटी बहुत कम है, व्हाइट फ्यूम्स है, इंटेंसिटी बहुत कम है, मतलब मेरी आइज प्रॉपरली इसको देख नहीं पा रही। तो मुझे इसकी ऑब्जर्वेशन को इनहांस करने के लिए मुझे काम करना पड़ेगा कि एक ग्लास रोड लेनी पड़ेगी। उस ग्लास रोड को मैं अमोनिया सोल्यूशन में डिप करूंगा। अब उस अमोनिया सोल्यूशन को मैं इसके पास लेके जाऊंगा, तो यहाँ से HCl बाहर निकल रहा है, यहाँ पर अमोनिया आपस में मिलेंगे और डेंस व्हाइट फिल्म्स का फॉर्मेशन शुरू करेंगे। जैसे HCl जो गैस उड़ रही है उसकी मैं अभिक्रिया विद अमोनिया सोल्यूशन करा दूं, देन इट विल प्रोड्यूस अमोनियम क्लोराइड, देन डेंस व्हाइट फिल्म्स। और इसकी जो भी ऑब्जर्वेशन है वो प्रॉपर्ली विजिबल है, अभी हाईली इंटेंसिफाइड हो गया। बात क्लियर है? तो कोई पूछे आपसे कि HCl का ऑब्जर्वेशन क्या, तो आप ऐसे बोलेंगे HCl का ऑब्जर्वेशन भाई बहुत थोड़ा वीक है, थोड़ा वीक ऑब्जर्वेशन इसका, बिकॉज इसका कलर व्हाइट फिल्म है, उसकी इंटेंसिटी कम है। यदि आपको अच्छा सा ऑब्जर्वेशन चाहिए HCl का, तो एक काम करो कि ना ग्लास रोड को अमोनिया में डिप करके उसके पास ले जाओ, HCl और अमोनिया मिलकर डेंस व्हाइट फिल्म्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे ऑफ NH4Cl। ठीक है, सो जस्ट लाइक रदरफोर्ड यूज ZnS, हाँ आप बोल सकते हो ऑब्जर्वेशन को प्रॉपर्ली गेन करने के लिए। क्या हम आगे बढ़े? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? ठीक है आगे बढ़ सकते हैं। विशेष सोमानी जी, हाँ जी आपको क्या डाउट है जी? विशेष सोमानी जी आपको क्या डाउट है? सर फाइनली निकलेगा क्या? भाई निकलेगा तो HCl, निकलेगा तो HCl बाहर निकलेगा, बट मेरे को दिखेगा नहीं, इसलिए मेरे को वन स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा। इसमें तो HCl बाहर निकल गया, अपने इसने अपना काम कंप्लीट कर लिया। अब मैं एडिशनल काम करने जा रहा हूँ, एडिशनल काम अमोनिया को पास मिलाऊंगा तो NH4Cl बाहर निकलेगा। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? Cl2 कब निकलेगा? अब भी Cl2 ना निकलेगा, Cl2 निकालने का आपको उसको और ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा, और ऑक्सीडाइज करने के लिए आपको विद इन प्रेजेंस ऑफ Amino2 वो Cl2 प्रोड्यूस कर सकता है, बट अभी नहीं। ओके जी आगे बढ़ते हैं जी। नंबर 2, यदि मान लो वहां पे Br माइनस है ब्रोमाइड, उस ब्रोमाइड की यदि मान लो मैं रिएक्शन कराऊं विद कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, वो बताओ सबसे पहला काम क्या होगा? ये क्या प्रोड्यूस करेगा? लो इंटेंसिटी, लो इंटेंसिटी। सबसे पहले तो ये अपना स्ट्रॉन्ग एसिड वाला बिहेवियर शो करेगा। अब इसके बाद कौन सी प्रॉपर्टी शो करेगा ये? अब कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में कौन सी प्रॉपर्टी शो करने वाला है? अपनी कौन सी प्रॉपर्टी शो करेगा? क्या डिहाइड्रेट करेगा? अच्छा पानी बाहर निकलेगा भाई ये, अच्छा उसमें से पानी बाहर निकलोगे, वाह मजा आ गया। तो आप इसमें से पानी बाहर निकालने वाले हो, ये बोल रहे हैं आप? नहीं, तो फिर कौन सी प्रॉपर्टी यूज करूं? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाली प्रॉपर्टी यूज करूं। अब इसको ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा।
और जैसे इसको ऑक्सीडाइज करूंगा तो अब Br माइनस ऑक्सीडाइज होगा इन Br2, ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन एंड सल्फर का रिडक्शन। यहाँ पे बनेगा So2O प्लस पानी शानी। इसका ऑब्जर्वेशन तो आप जानती हो, मैं आपको उसका ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ। इसका ऑब्जर्वेशन है रेडिश ब्राउन फ्यूम्स, रेडिश ब्राउन फ्यूम्स। उसका ऑब्जर्वेशन क्या है? रेडिश ब्राउन फ्यूम्स ऑफ Br2। ठीक बा, ठीक बा, ठीक है, ठीक है। भाई आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, भाई Cl माइनस ऑक्सीडाइज ना हुआ, HCl मना करती है, मैं ऑक्सीडाइज नहीं हुआ, बट HBr मना नहीं कर पाया, क्यों? HBr ऑक्सीडाइज क्यों हो गया? HBr ऑक्सीडाइज क्यों हो गया? उसको गुस्सा नहीं आया? आया, लेकिन क्या करे, उसका साइज बड़ा था, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम थी, उसको ऑक्सीडाइज करना आसान था, उसको ऑक्सीडाइज करना आसान था। ठीक है, आगे बढ़े। ओके जी, तो अब हम शुरू करते जी। अगला नंबर, जो भी नंबर है, जो भी नंबर आप लिखना चाहो लिख लो। नंबर 3 लिख लो। यदि मान लो आयोडाइड होता तो बताओ यहाँ पे क्या बनता, क्या मिलता आपको? बिल्कुल सेम, HI और HI फर्दर ऑक्सीडाइज क्या हो सकता है? क्या HI को मैं ऑक्सीडाइज कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ, बिकॉज का इलेक्ट्रोनेगेटिव का मैं साइज बड़ा, आप इसलिए इसको ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, इट विल प्रोड्यूस I2। एंड I2 का ऑब्जर्वेशन क्या है? वायलेट फिल्म्स, वायलेट फिल्म्स। ठीक बा, कहने को सिंपल है, वेरी सिंपल, बहुत आसान है, बहुत इजी है। ठीक बा, हाँ जी डन। अब यदि बात करूं मैं, अगला नंबर 4 है बोरेट। बोरेट की यदि मैं अभिक्रिया कराऊं विद कॉन्सेंट्रेटेड एस्टर, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा? तो ये प्रोड्यूस करेगा H3BO3 बोरिक एसिड। अब बताओ कौन सी प्रॉपर्टी सामने आएगी, उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी सामने आएगी? वहां डिहाइड्रेटिंग एजेंट, एब्सोल्युटली मैं डिहाइड्रेट को कर सकता हूं, बट ड्यू टू मैसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू मैसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग इससे पानी निकलना इतना आसान नहीं है। आग लगाने के बाद पानी बाहर निकलता है, सिंपल आप इसको डिहाइड्रेट नहीं कर सकते ड्यू टू मैसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब क्या करूं, अगला पॉइंट, आग तो लगानी है नहीं भाई, टेस्ट ट्यूब में आग लगा दूं, इतनी तो आग ना लगाऊं मैं, इतना तो बेरहम नहीं हूं। अब आप बोलो सर नेक्स्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर लो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाली प्रॉपर्टी यूज कर लो, तो क्या मैं बोरॉन प्लस को ऑक्सीडाइज कर सकता हूँ? आप बोलो नहीं। तो ऑब्जर्वेशन क्या है? तो ऑब्जर्वेशन है कि आपको थोड़ी सी आग लगानी होगी, आपको स्लाइटली वार्म करना होगा, और स्लाइटली वार्म करने के बाद में ये भाई साहब उड़ेगा बोरिक एसिड, आपको मिलेगा डेंस व्हाइट फ्यूम्स। तो भाई ध्यान से सुनो, तीन बातें। पहली बात, डिहाइड्रेट कर नहीं पाया ड्यू टू मैसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नंबर 2, ऑक्सीडाइज कर नहीं पाया बिकॉज ऑलरेडी बोरॉन मैक्सिमम में था, और कितना ऑक्सीडाइज कर, क्या +4 में लेके जाऊं, क्या +5 में लेके जाऊं? नहीं। तो अब तीसरा पॉइंट कि मुझे यहाँ पे आग लगानी होगी, थोड़ी सी आग लगानी होगी, स्लाइटली वार्म करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी। हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ के आप क्या करो, थोड़ी सी आग लगाओ और बोरिक एसिड उड़ाना शुरू करो। तो इसका ऑब्जर्वेशन है, ऑन हीटिंग इट विल प्रोड्यूस डेंस व्हाइट फ्यूम्स, इंटरमोलकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सुमित राजू बिल्कुल सही बोल रहा, ड्यू टू मैसिव इंटरमोलकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसा हो रहा है। तो इसका ऑब्जर्वेशन में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑन हीटिंग इट विल प्रोड्यूस डेंस व्हाइट फ्यूम्स। डेंस व्हाइट फ्यूम्स तो NH4 सील के भी मिल रहे थे, बट NH4 सील के जब डेंस व्हाइट फ्यूम्स मिलते थे, क्या मैंने वहां पर आग लगाई थी? क्या मैंने वहां पर आग लगाई थी? अरे बोलो ना। और यहाँ पर आग लगाई थी, क्यों? हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ना, तभी तो उड़ता हो। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं, मतलब आप बुरा नहीं मान को?
आप बुरा मान नहीं रहे हो तो ठीक है। नेक्स्ट ऑक्सलेट। ऑक्सलेट में यदि आप ऐड करो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, बताओ अब क्या होगा, क्या मिलेगा आपको इनिशियली। अब दो फोर्थ वाला एक और बार एक्सप्लेन कर दो। तो एक और बार एक्सप्लेन ये है कि आप पहला स्टेप ये बनाओगे, दूसरा स्टेप आप इसको डिहाइड्रेट कर नहीं पाएंगे क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण पानी इतना इजिली बाहर निकलेगा नहीं। नंबर टू, इसको ऑक्सीडाइज कर नहीं पाएंगे बिकॉज वो मैक्सिमम में है। नंबर थ्री, अब आपको ऑप्शन क्या है कि बस उड़ा दो। उड़ाने के लिए अब डायरेक्ट वो एट रूम टेम्परेचर नहीं उड़ेगा बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है, तो उड़ना उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया तो उड़ाना थोड़ा डिफिकल्ट है। थोड़ा सा आग लगा दो अब उड़ेगा। और भाई सबसे पहला क्या बनेगा, सबसे पहले बनेगा H2C2O4। अब मेरा क्वेश्चन ये है, अब कौन सी प्रॉपर्टी सामने आने वाली है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की कौन सी प्रॉपर्टी सामने आने वाली है। वह स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट वाली प्रॉपर्टी सामने आने वाली है। अपन को पानी बाहर निकालने का है, और पानी बाहर निकाला तो बताओ क्या बचा, पानी बाहर निकाला तो बताओ बचा क्या। C2O3 एब्सोल्युटली। और C2O3 कुछ नहीं होता, C2O3 कुछ ना होता। अंकुर खुशवा बोल रहे हैं SO3 बचा। तो यदि मजाक के लिए बोल रहे हो तो यस, हा हा हा, बहुत अच्छा लगा। और यदि आप SO3 बोलने वाले हो तो यस, मैं आपको राइट में बाहर निकलूंगा। तो पॉइंट है भाई, C2O3 करके कुछ होता नहीं, तो मेरे को क्या लगता है कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ CO एंड CO2। क्या मैं बोल सकता हूँ, कहा था कि इसलिए मैं बाहर नहीं निकाला अभी तक, बोल सकता हूँ भाई। ऑब्जर्वेशन क्या है, तो ऑब्जर्वेशन क्या है, दोनों ही कलरलेस है, दोनों की स्मेल कुछ नहीं, ऑर्डरलेस है। ये वाला भाई साहब कलरलेस ऑर्डरलेस भी, और ये वाला भाई साहब वो ब्रिस्क अफरवेसेंस वाले प्रॉपर्टी, और वो क्या बोलते हैं वो मिल्की वाइट, वो लैम वाटर, कुछ याद हो तो, याद है। ये वाला भाई साहब कलरलेस है, ऑर्डरलेस गैस है, और ये स्वीट पॉइजनस होता है। स्वीट पॉइजनस के लिए मेरे को थोड़ा टाइम चाहिए। टाइम का मतलब करीबन 4-5 घंटा चाहिए, 4-5 घंटे बाद हम पता चलेगा अरे कुछ कुछ बेहोशी टाइप पूरे कुछ हम लोग मरने जा रहे हैं। स्वीट पॉइजन होता है वो। अब हम लोग वहां पर जब टेस्ट करते हैं तो हम लोग 4-5 घंटे वेट नहीं करते हम लोग, ये डाला वो डाला कुछ उड़ा सुन लो भाई क्या हुआ कुछ नहीं हुआ। तो हम क्या बोलेंगे, ये कलरलेस ऑर्डरलेस, ये भी कलरलेस ऑर्डरलेस, यहाँ तक बात दोनों सेम है। अब ये बाय ऑफ ब्रिस्क effervescence एंड विच कैन टर्न लाइम वाटर इनटू मिल्की व्हाइट, एंड इसका ऑब्जर्वेशन क्या, इट बर्न्स विथ ब्लू फ्लेम, इट बर्न्स विथ ब्लू फ्लेम। यदि आप सीओ को फ्लेम के पास लेके जाओ तो आपको वहां पे ब्लू कलर कुछ विजिबल होगा, इट बर्न्स विथ ब्लू फ्लेम। देखना शुरू करें। लाइक H2 को जलाओगे तो कौन सा कलर विजिबल होगा, बेनर्जी मेरे को नहीं पता, H2 को बर्न करते तो कौन सा कलर आता है, तो अभी मैं राइट नाउ बोल नहीं पाऊंगा। क्या आपने ऑब्जर्वेशन लिखा, पॉप साउंड आता है शायद, H2 burns with pop sound blue flame। ओके ओके, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ। अब ना आप बुरा नहीं मानते, छोटा सा मैं एक पार्ट शुरू करने जा रहा हूँ, छोटा सा पार्ट शुरू करने जा रहा हूँ। छोटा सा पार्ट क्या है, मैं आपको यहाँ पे सीओ के दो ही टेस्ट होते हैं, उसमें से एक टेस्ट आपके सामने है, इट बर्न्स विद ब्लू फ्लेम। तो दूसरा भी मैं यहाँ पे लिखा दूँ, दूसरा मैं यहाँ पे लिखा दूँ क्या, तो सीओ के टेस्ट खत्म हो जाएंगे। ठीक है, हेडिंग डालो, कंफर्मेटिव और स्पेसिफिक टेस्ट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, कंफर्मेटिव और स्पेसिफिक टेस्ट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। बोलू,
पहला टेस्ट है इट बर्न्स विद ब्लू फ्लेम, पहला टेस्ट इट बर्न्स विद ब्लू फ्लेम, मैं आपको भी राइट बताया। और उसका सेकंड टेस्ट है इट कैन कन्वर्ट palladium chloride solution into black metallic deposition. It can convert palladium chloride solution into black metallic deposition. पैलेडियम क्लोराइड के अंदर पैलेडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? इन पैलेडियम क्लोराइड, पैलेडियम का ऑक्सीजन स्टेट क्या है? आंसर इज +2। कार्बन का ऑक्सीजन स्टेट क्या है? इन CO +2। क्या कार्बन +2 में रहना चाहता है? सच बोलो, क्या कार्बन +2 में रहना चाहता है? नहीं। कार्बन कहाँ रहना चाहता है? इन +4। यदि कार्बन +4 में रहना चाहेगा, इसका मतलब कार्बन का खुद का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। कार्बन का ऑक्सीडेशन मतलब ये वैसे रिड्यूस, और ये किसी न किसी को तो रिड्यूस करेगा। कार्बन का ऑक्सीडेशन तो कोई ना कोई रिड्यूस होगा, और रिड्यूस होने के लिए कौन है? यहाँ बच्चा है पैलेडियम। तो यहाँ पर अब पैलेडियम +2 आएगा 0 में, ये दोनों मिलकर HCl, आपको मिलेगा पैलेडियम। और मैंने आपको पढ़ाया था कि मैक्स इन मेटलर्जी मैक्सिमम मेटल रिड्यूस होने के बाद कौन सा कलर प्रोड्यूस करते हैं? मैक्सिमम मेटल रिड्यूस होने के बाद कौन सा कलर प्रोड्यूस करते हैं? वह ब्लैक। आपको थोड़ा बहुत याद हो तो मैक और द फॉरेस्ट साइनेट प्रोसेस थोड़ा बहुत याद हो तो याद है? गुड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के सिर्फ और सिर्फ दो टेस्ट होते हैं आपके सामने, पैलेडियम। तो इट कैन बर्न, इट बर्न्स विथ blue flame. Number 2, it can convert palladium chloride solution into black metallic deposition. COCl2 क्यों नहीं बना? COCl2 काहे बनेगा भाई? प्रखरजन COCl2 क्यों बनेगा? इसका रीजन दोनों क्यों बनेगा? तुषार सिंह थोड़ा वेट करना पड़ेगा, उसमें भी तो +4 में जाता है। अरे जाता है, लेकिन इसका कुछ मैकेनिज्म तो होना चाहिए, कुछ तो हो कि COCl2 बन जाए। पॉजिंग ये सब डायरेक्ट थोड़ी बना लोगे। स्टूडेंट्स, अब बस आपको 2 मिनट और वेट करना पड़ेगा, आपको 2 मिनट और वेट करना पड़ेगा। क्या आपकी क्लास है मेरे बाद में? क्या आपकी क्लास है मेरे बाद? सच बोलना, झूठ मत बोलना। जूम क्लास है 4 बजे ना, 4 बजे जूम क्लास है ना, तो वेट करो, वेट करो, 5 5 मिनट लेट चल जाना। सुन लो चुपचाप। पॉइंट है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं जी, और वो है नंबर 6। नंबर 6, यदि मान लो नाइट्रेट है, नाइट्रेट में आपने ऐड किया H+ कॉन्सेंट्रेटेड, तो इट विल प्रोड्यूस HNO3। अब मेरा क्वेश्चन ये है, अरे हर्ष बत्रा थोड़ा वेट करो, 2 मिनट वेट कर सकते हो ना? जितना टाइप करोगे उससे पहले तो मैं कंप्लीट कर दूंगा। लिख लो पहले इस पर। नाइट्रेट में आपने ऐड किया H+ कॉन्सेंट्रेटेड एंड इट विल प्रोड्यूस HNO3। ठीक है। अब HNO3 को डिहाइड्रेट करना सिर्फ और सिर्फ P4O10 के बस में, सिर्फ P4O10 ही HNO3 को डिहाइड्रेट कर सकता है। कॉन्सेंट्रेटेड H2 को उसको डिहाइड्रेट नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। इतनी पावर नहीं कि वो HNO3 को डिहाइड्रेट करे, उसमें पावर नहीं है। नंबर 2, उसमें इतनी ये भी पावर नहीं है कि कॉन्सेंट्रेट इसको H2 में इतनी पावर नहीं कि वो इसको ऑक्सीडाइज करे। ऑलरेडी +5 में बैठा हुआ भाई, और कहाँ पे ऑक्सीडाइज होगा? ये नहीं कर सकता। तो अब हमें क्या करना होगा ऑब्जर्वेशन लाने के लिए कि HNO3 को स्लाइटली वार्म करना होगा, आपको आग लगानी होगी, then it will produce H2O, NO2 and half O2। तो क्या मुझे आप ऑब्जर्वेशन दे सकते हो? आंसर ब्राउन फ्यूम्स। तो ऑन हीटिंग इट विल प्रोड्यूस ब्राउन फ्यूम्स, ऑन हीटिंग इट विल प्रोड्यूस ब्राउन फ्यूम्स। ठीक है। तो अब सिर्फ और सिर्फ एक ही बचा है,
क्या हम कंप्लीट करें? यस। तो जी नंबर 7 लास्ट जो बचता है, ध्यान सुनेगा उसको। नीलन कुमार सिर्फ P4O10 ही HNO3 को डिहाइड्रेट कर सकता है। P4O10 ही इसको डिहाइड्रेट कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता। ठीक है, और जी लास्ट बचा, जी लास्ट बचा है, तो मैं सोचता हूँ यहाँ पे खत्म कर दूं। पॉइंट है, ये सब कुछ मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। नंबर 2, ये इन दोनों का सेपरेट टेस्ट पॉसिबल नहीं है, हमें नहीं पता, हमें नॉन नहीं है, तो इन दोनों का हम लोग कंबाइंड टेस्ट ही पढ़ते हैं। आप सेपरेट टेस्ट नहीं, मैं को नहीं पढ़ा पाऊंगा बिकॉज नॉन ही नहीं। ठीक है, तो इन दोनों को मिला के एक टेस्ट आएगा, वो टेस्ट है मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद फिर पूरा पैकअप हो जाएगा ये। ठीक है, तो सेट विथ फ्लोराइड एंड सिलिकेट दोनों में एक साथ लेके चल रहा हूँ। आपने फ्लोराइड में यहाँ पे ऐड किया कॉन्सेंट्रेटेड एस्टर सपोर्ट, बताओ क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? अच्छा, क्या आप इसको डिहाइड्रेट कर सकते हैं? क्या आप इसको डिहाइड्रेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ओके, क्या आप इसको ऑक्सीडाइज कर सकते हैं? क्या फ्लोराइड को ऑक्सीडाइज किया जा सकता है? फ्लोराइड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे नीचे आता है, क्या उसको कोई ऑक्सीडाइज कर सकता है? उसके कोई नीचे है ही नहीं, ऑक्सीडाइज करने के लिए कोई नीचे आना चाहिए, उसको कोई है नहीं, उसके नीचे नहीं कर सकता कोई भी। कोई बात नहीं। रही बात सिलिकेट की, अब मैं वहां पर आता हूँ। सिलिकेट में यदि आपने वहां पर ऐड किया H+ कॉन्सेंट्रेट, बताओ अब यहाँ पे क्या होगा? मैंने कहा H2SiO3। ठीक है, और H2SiO3 में बात करूं, अब कौन सी प्रॉपर्टी सामने यूज होगी? कॉन्सेंट्रेटेड एस्टर सपोर्ट की कौन सी प्रॉपर्टी सामने यूज होने वाली है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अपन को क्या करने का है? पानी बाहर निकालने का है। तो फाइनली क्या बचा? SiO2, सिलिका मतलब ग्लास, ग्लास नाम सुना होगा। अब पॉइंट है कि SiO2 प्लस HF ये दोनों मिलकर प्रोड्यूस करेंगे SiF के व्हाइट फ्यूम्स, SiF4 के व्हाइट फ्यूम्स। रिपीट कर रहा हूं, ये दोनों मिलकर इन्होंने प्रोड्यूस किया SiF4 के व्हाइट फ्यूम्स। ठीक है, ग्लास HF, ग्लास से HF रिएक्ट कर सकता है। HF इज हाईली कॉरोसिव इन नेचर एंड इट रिएक्ट विद ग्लास, वो ग्लास से रिएक्ट कर सकता है। आपने पिपेट टेस्ट ट्यूब देखी होगी, तो वहां पर जो मार्किंग की जाती है 5 ml 10 ml 15 ml ये सब मार्किंग HF से की जाती है, बिकॉज HF इज हाईली कॉरोसिव इन नेचर। तो जी अब पॉइंट है, इसका ऑब्जर्वेशन है व्हाइट फ्यूम्स ऑफ SiF4। SiO2 ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, लेकिन करेंगे बिकॉज ओनली वन एट ए टाइम। आई एम राइट, मिलन तो बिल्कुल सही है। नंबर 2 सिलिकॉन मैक्सिमम में। ओके, इसका ऑब्जर्वेशन व्हाइट फ्यूम्स, सब व्हाइट फ्यूम्स में बहुत सारी जगह मिला था। यदि मान लो व्हाइट फ्यूम्स में बहुत सारी जगह मिला था, तो हम कैसे इसको आइडेंटिफाई कर पाए कि ये SiF4 के व्हाइट फ्यूम्स है? तो एक काम करियो, ग्लास रोड लेना, पानी में डिप करना, और उसको SiF4 के व्हाइट फ्यूम्स के पास लेके जाओ। पानी का जो ट्रांसपेरेंट वाटर ड्रॉपलेट होता है ना, SiF4 उसके ट्रांसपेरेंसी को लॉस्ट करके उसको ओपेक में कन्वर्ट कर देगा, उसको ओपेक में कन्वर्ट कर देगा। सुन रहे आप? सुन रहे? तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जैसे ही SiF4 के व्हाइट फ्यूम्स की मुलाकात होगी विथ H2O, विथ वाटर ड्रॉपलेट, तो इसे ट्रांसपेरेंसी को लॉस करके इट विल प्रोड्यूस SaOH का होल 4 मतलब सिलिसिक एसिड और H2SiF6। मुझे क्या लगता है कि पार्शियल हाइड्रोलिसिस एग्जांपल है। क्लास 12 जनवरी जब ऑफलाइन क्लासेस हुआ करती थी, वो दिन याद करो जब ऑफलाइन क्लासेस हुआ करती थी, उस टाइम पे आपको ये चीज पढ़ाई गई थी जब ऑफलाइन क्लासेस हुआ करती। हाँ, वो भी क्या दिन थे जब ऑफलाइन क्लासेस हुआ करती थी। है ना? तो वहां पे एक चीज पढ़ाया गया था कि SiF4 के पार्शियल रोस्टिंग होती है। पार्शियल क्या होता है? वो हाइड्रोलाइसिस होता है, और पार्शियल हाइड्रोलाइसिस होने से वो प्रोड्यूस करता है SiF4
SiOH and H2SiF6. Out of 3 moles of SiF4, only 1 mole of SiF4 undergo hydrolysis and rest 2 mole of SiF4 undergo complex formation. ठीक है, और मैंने यहाँ पे जो वर्ड यूज किया ओपेक, वो एक्चुअली ओपेक ही है. ओपेक का मतलब कि अब हमें आर पार विजिबल नहीं होगा. अब हमें आर पार विजिबल नहीं होगा. जो वाटर जो आर पार विजिबल होता है खत्म, वो ओपेक बन जाता है. ठीक है, तो ये सब काम कंप्लीट हुआ यहाँ पे, और हम पैकअप करते हैं फिर. आज से सुबह हम लोग यहाँ पे समाप्त करते हैं. ठीक है, सो जी फटाफट हैंडआउट्स वितरण करते हैं बिकॉज आपकी फिर क्लास शुरू होने वाली है. फिर शायद मेरी भी क्लास है, क्लास शायद मेरी भी है. ठीक है, इट्स ओके, इट्स ओके. पॉइंट है, हमें टैक्स ऑपरेशन बहुत टाइम लग गया. अब हमें थोड़ी स्पीड मेंटेन करनी होगी. आज की क्लास में क्या मेरे को थोड़ा स्लो चलना पड़ा. क्यों स्लो चलना पड़ा? बिकॉज आज की क्लास थोड़ी सी वो था, थोड़ी सी बिल्डअप हो रहा था. आज बेसिक क्लास थी, बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा था. नेक्स्ट क्लास हमारी स्पीड बढ़ने वाली है, तो आप सब लोग तैयार रहिए. तो स्टूडेंट्स आप हैंडआउट डाउनलोड कर सकते हैं. थैंक यू. अभिषेक राठौर, मुझे क्या लगता है कि सिर्फ 2 बार पढ़ो इनफ है. आपको होमवर्क है, जो पढ़ा है उसको वापस पढ़ लो, बस ये आपको होमवर्क. जब वो पढ़ाया गया वो आप वापस पढ़ लीजिए. क्या आपको हैंडआउट मिल गए? क्या आपको हैंडआउट मिल गए? यस. मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए थैंक यू सो मच. थैंक यू.